तो नारायण, हम लोग डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन जो चैप्टर है ह्यूमन फिजियोलॉजी का वो देख रहे थे, जिसमें हम लोग गैस्ट्रिक पिट वगैरह तक देख चुके हैं। गैस्ट्रिक पिट या फिर गैस्ट्रिक ग्लैंड हो या फिर स्टोमक वगैरह हो, इसोफेगस हो, पेरिस्टल्टिक मूवमेंट हो, ये सब हम लोग देख चुके हैं। पेरिस्टल्टिक मूवमेंट क्या होता है ये हम बता चुके हैं। पेरिस्टल्टिक मूवमेंट वो होता है जो मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो मूवमेंट हो रही है उसको पेरिस्टल्टिक मूवमेंट कहते हैं। कौन सा चैप्टर है हमारा? डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का। आज है लेक्चर नंबर 3। ठीक, यानी कि जो मसल्स है कॉन्ट्रैक्ट करेगा, आगे पुश होगा चीजें, फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगा और पुश होगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा और आगे बढ़ेगा, उसको पेरिस्टल्टिक मूवमेंट कह रहे थे। ठीक, फिर हम लोग स्टोमक के बारे में देख रहे थे। तो स्टोमक में हम लोग यही देख रहे थे, हम लोग को स्टार्ट करना था म्यूकोसल फोल्ड से। किससे स्टार्ट करना था? हमें स्टार्ट करना था म्यूकोसल फोल्ड से। एक बात ध्यान देंगे, जब हम खाना खा रहे होते हैं, कहानी यहीं से शुरू होती है हमारे खाना खाने से। क्यों? क्योंकि चैप्टर का नाम है डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन, कि सिर्फ खाना खाना और फिर एब्जॉर्ब होना, खाना खाना और एब्जॉर्ब होना, सिर्फ यही पढ़ना है इसमें। ठीक, तो वो होता क्या है कि जब हम खाना खाते हैं तो वैसे तो नॉर्मल हमारा पेट ठीक है, जैसा है वैसा है। जैसे ही खाना खाते हैं तो जो पेट है उसका वॉल्यूम क्या होता है? बढ़ जाता है। एक बलून की तरह पेट हमारा किस तरीके से एक बलून की तरह क्या होता है? बढ़ते रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम पूरा, अब बलून में मान लो कि बहुत ज्यादा हवा भर दोगे तो बलून क्या हो जाएगा? बलून फट जाएगा। लेकिन अब पेट में इतना थोड़ी खा लोगे कि पेट फट जाएगा, ऐसा तो नहीं है। तो वैसा है कि पेट में मान लो कोई चीज खाते हो तो पेट क्या होता है? ऐसे बढ़ता है, और खा लिए तो और बढ़ गया, और खा लिए तो और बढ़ गया। अब 2-3 दिन तुम नहीं खाओगे तो पेट एकदम सिकुड़ के क्या हो जाएगा? एकदम पीठ में सट जाएगा, है ना? कि एकदम देखे नहीं हो कि पेट इतना दुबला पतला लड़का है कि पेट सट के पीठ में चल गया है, ऐसा होता है। देखो होता क्या है कि हमारे पेट में, मतलब पेट में अंदर हमेशा वो स्ट्रेच तो है नहीं, कि ऐसा थोड़ी है कि खाना खा लिए तब भी पेट वैसा का वैसा ही है, नहीं खाए हैं तब भी वैसा का वैसा ही है। तो ऐसे कंडीशन में मान लो आप किसी के घर गए, कम से कम दोस्त यार तो होगा ना जो घर बुलाता होगा। अब मान लो तुम किसी के घर गए और वहां पे जो है पेट अभी भी एकदम उसी फूला हुआ है, तो वो लोग तो ही सोचेगा कि लग रहा है कि बउआ खाना खा के आया है, खाना नहीं खाएगा, ये ना सोचेगा। तो पेट अगर पचकल रहेगा तो आदमी पूछेगा भी कि लग रहा है कि बउआ खाना नहीं खाया है, खाना खाएगा। तो इस सब कंडीशन हो सकता है। होता क्या है कि देखो, जो हमारा खाली पेट है, खाली पेट जब रहता है तो अंदर में फोल्डिंग्स हो जाती हैं। अंदर में क्या होता है? फोल्डिंग्स हो जाती हैं। जो वॉल्स हैं पेट के वो क्या होते हैं? फोल्डिंग हो जाते हैं। और जो फोल्ड होने की वजह से एक स्ट्रक्चर अंदर बना, जैसे मान लो कि ऐसा एक नॉर्मल हमारा क्या है? पेट है। ठीक, अब अंदर से भी क्या देखो, मान लो कि ऐसा ही है, लेकिन अभी पेट भरा हुआ है। अभी पेट क्या हुआ है? भरा हुआ है, तो एकदम ऐसा हो रखा है, टाइट। लेकिन अब मान लो कि सेम लेंथ का चीज है और लेकिन जगह उतना ही है सेम। अब ऐसा थोड़ी कि खाना खाते हो तो तुम्हारी हाइट 2 इंच बढ़ जाती है और भूखे हो तो 4 इंच हाइट घट गई है, ऐसा तो है नहीं। वैसा ही जो पेट है, मान लो कि तुम खाना खा चुके हो तो खाना खाने के बाद पेट कैसा हो रखा है? ऐसा।
अब जब तुम खाना भूखे पेट हो, अब पेट क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। जब पेट सिकुड़ गया तो सेम लेंथ की चीज को अगर अब इतना में हटाना है तो ऐसे करोगे तब ना पेट जाकर के सीधा होगा। अगर सेम अगर कॉन्ट्रैक्ट करके लगाओगे तो ऐसा क्या होगा, एक स्ट्रक्चर बनेगा। अब देखो ये फोल्डिंग्स आ गई हैं पेट के अंदर, इसको बोलते हैं रुगे। इसको क्या बोलते हैं, इसको रुगे बोलते हैं। ये रुगे क्या करता है आपका, हमारे बॉडी में जो भी चीजें बना हुआ है, भले वो अपेंडिक्स ही क्यों ना हो, हर एक ऑर्गन का कोई ना कोई फंक्शन बनाया गया है। हम लोग डेली अपने नाखून को, डेली तो नहीं लेकिन एक हफ्ते 5 दिन 10 दिन में नाखून क्या करते हैं, काट लेते हैं। तो उसका भी कोई ना कोई क्या है, फंक्शन है। हमारे सर के ऊपर क्या है, बाल है, उसका भी कोई ना कोई क्या है, फंक्शन है। हर फिंगर्स के यहाँ पे देखो ये नाखून दिख रहा है, इसका भी कोई ना कोई क्या है, फंक्शन है। पैर में हमारे क्या है, हेयर्स है। हर एक चीज का जो भी बॉडी ऑर्गन्स है या फिर जो भी चीजें हमारे बॉडी में क्या है, प्रेजेंट है, उसका कोई ना कोई फंक्शन है। भले हम और आप हो सकता है नहीं जान रहे हों, लेकिन उसका कोई ना कोई क्या है, रोल है। बेकार की चीजें तो कुछ भी नहीं है। तो देखो इस रुगे का ये काम है कि जब आप खाना खाएंगे तो ये क्या होगा, स्ट्रेच होगा। ये क्या होगा, स्ट्रेच होगा। स्ट्रेच होगा, मान लो देखो इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को अगर फिक्स कर दोगे तो ये वाला जो पार्ट है, जो फोल्डेड पार्ट है, ये स्ट्रेच होगा। यानी कि इस वाले पॉइंट को फिक्स किया है और इस वाले पॉइंट को फिक्स किया, और ये स्ट्रक्चर कैसा होगा, ऐसा हो जाएगा। तो खाने के बाद फिर पेट क्या हो जाता है, बाहर की तरफ आ जाता है। यानी कि जो ये फोल्डेड स्ट्रक्चर था अब वो स्ट्रेच हो चुका है, अब वो खिंच चुका है, अब वो टाइट हो चुका है। अब खाना पेट में अच्छे से अट पाएगा। थोड़ा सा और खाएंगे, थोड़ा सा और स्ट्रेच होगा, थोड़ा सा और खाएंगे, थोड़ा सा क्या होगा, और स्ट्रेच होगा। यानी कि अब देखो पहले स्टोमक बेचारा ऐसा था, जब खाना भर पेट खाने के बाद ऐसा था। अब जब पेट एम्प्टी है, पेट खाली है, तो पेट का स्ट्रक्चर कैसा है, ऐसा है। फिर से खाना भर पेट खा लिया तो फिर से पेट का स्ट्रक्चर कैसा हो गया, ऐसा हो गया। यानी कि ये जो है क्या, ये मतलब इसका एरिया बढ़ा दिया क्या, हाँ, स्टोमक का जो साइज है वो क्या कर दिया, बढ़ा दिया। अगर मान लो कि स्टोमक हमेशा ऐसा ही एकदम स्ट्रक्चर में रहता, रुगे बनता ही नहीं। अगर मान लो कॉन्ट्रैक्ट होकर के ऐसा कोई स्ट्रक्चर बनता ही नहीं, हमेशा जो पेट है ऐसा ही रहता है एकदम, खाओ चाहे मत खाओ पेट एकदम क्या रहेगा, ऐसा ही रहेगा। तो फिर मतलब पेट तो एक्सपेंड ही नहीं करेगा। एक हार्ड स्टील का बॉक्स लो, एक हार्ड स्टील का क्या लो, बॉक्स लो, और एक बोड़ा लो, है ना। देखो एक क्या लो, ये है हार्ड स्टील का बॉक्स, ठीक, और एक क्या लो, बोरा लो, ठीक। ये बॉक्स है, ये बोरा है। अब क्या कह रहा है कि ये वाला जो बॉक्स है ये तो फैलने से रहा, और ये वाला जो आपका बोरा है ये थोड़ा सा स्ट्रेचेबल है। इसमें आप चीजों को भरेंगे तो ये बॉक्स का साइज नहीं बढ़ पाएगा। पेट अगर पहले से ऑलरेडी टाइट, अगर ऐसा ही शेप मतलब साइज में रहेगा एकदम पूरा फुला हुआ, तो इसमें आप खाना डालोगे तो अब ये स्ट्रेच नहीं हो पाएगा। अब स्ट्रेच होने का मतलब है पेट में क्रैक आ जाएगा, पेट फटने के कगार पर चल जाएगा। हालांकि पेट फटेगा नहीं, पेट लेकिन फटने के कगार पे क्या हो जाएगा, चल जाएगा। जैसे पेट फटे वाला होगा तो भले आपके सामने खीरे पूरी का है ना रखा हो, आप कहेंगे कि नहीं अब नहीं खाएंगे। देखो जब पेट पूरा एकदम भर जाता है कि अब मतलब एक घोंट पानी भी आप पीने के हालत में नहीं है, तो वैसे कंडीशन में क्या होता है कि आप कहते हैं कि ना अब स्प्राइट, दूध, माजा कुछ भी आ जाए, अब हम पीने वाले नहीं हैं। भले खाने के लिए किंडर जॉय ही क्यों ना दे दिया जाए, अब आप उसको खाने वाले नहीं है। क्यों? क्योंकि पेट अब जवाब दे दिया है कि अब अगर एक बूंद भी अगर पानी अंदर आया तो फिर मतलब उल्टी हो जाएगा।
अच्छा मान लो उल्टी का कॉन्सेप्ट ही कुछ नहीं होता तो पेट कहता कि अब तो एकदम मतलब फटना मजबूरी हो गया है, एकदम मतलब मालिक तबाह कर दिए हैं, जो मन जो पेट में डाले जा रहे हैं। तो ये तो एकदम इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया, फिक्स हो गया। क्यों? क्योंकि ये हार्ड था। अब ये बोड़ा है, बोड़ा में पूरा भर जाने के बाद एकदम पूरा कोंच के एकदम पूरा कपड़ा उपड़ा भर दिए हैं। वो भरने के बाद भी अगर मान लेते हैं कि एगो पावर बैंक चार्जर मिल जाए, मोबाइल मिल जाए, या फिर पता चला कि एगो आउ दूगो का कुर्ता हटाना है, तो इसको जोर से जातेंगे तो कहीं ना कहीं स्ट्रेच हो जाएगा, बोरा क्या हो जाएगा और टाइट होगा, बोरा और क्या होगा, फूलेगा। क्योंकि बोरा जिस मटेरियल से बना है वो पूरा पूरा मटेरियल क्या है, लमरने वाला है। उसमें आप अब एगो कपड़ा आउ डाल देंगे तो अभी और स्ट्रेच होगा, एगो कुर्ता आउ डालेंगे तो अभी क्या होगा, और स्ट्रेच होगा। समझे? तो रुगे का ये काम है कि स्ट्रक्चर को क्या करता है, ये बड़ा करता है। समझे? चलो देखो, इसके बाद एक है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। ध्यान देंगे, जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, सिर्फ इसका नाम स्मॉल है, होता ये बड़ा है। लार्ज इंटेस्टाइन के कंपैरिजन में होता क्या, ये बड़ा है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, जो एब्जॉर्प्शन हम लोग करते हैं, जो है एब्जॉर्प्शन, स्मॉल इंटेस्टाइन में भड़ भड़ के एब्जॉर्प्शन होता है। मैक्सिमम जो एब्जॉर्प्शन है वो इसी स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है ना कि लार्ज इंटेस्टाइन में भर भर के होता है। अब देखो, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन तो तब होगा जब चीजें जितनी बड़ी होंगी। मान लो कि तुम एगो गिलास लो, ध्यान देंगे, मान लो कि तुम एगो गिलास लो इतना बड़ा, और इसमें पानी भर दो, और एगो प्लेट लो, एगो क्या लो, प्लेट लो, इसमें भी सेम अमाउंट ऑफ वाटर रखो और इसमें भी सेम अमाउंट ऑफ क्या रखो, वाटर रखो, और दोनों को बर्नर के नीचे क्या कर दो, रख दो। ये वाला जो बर्तन है, जो फ्लैट है, इसमें जो पानी होगा ये ज्यादा जल्दी गर्म होगा, ज्यादा जल्दी क्या होगा, गर्म होगा। क्यों ज्यादा जल्दी गर्म? इसलिए होगा क्योंकि इसमें जो सरफेस एरिया है वो बड़ा है एज कंपेयर टू दिस। इसका जो सरफेस एरिया है वो इससे ज्यादा है। क्या समझ में आ रहा है? बस उसी प्रकार से अगर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करना है तो एरिया क्या चाहिए, बड़ा चाहिए। मतलब जो सरफेस एरिया है वो क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। हाल वैसे ही जो देखो, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है लगभग 6 से 7 मीटर तक बड़ा होता है। लेकिन ध्यान देंगे, चूंकि देखो मान लो कि देखो ये मान लो एक स्मॉल इंटेस्टाइन है, एक रफ समझ लो डायग्राम। मान लो ये एक पाइप है जिसको आप स्मॉल इंटेस्टाइन कह रहे हैं, हालांकि ये मतलब फोल्डिंग ही तो है वहां पे। मान लो कि ये पाइप है जो एक स्मॉल इंटेस्टाइन बनाया गया है। अगर ये एक स्मॉल इंटेस्टाइन है तो इसका जो ये लेंथ है, ये लेंथ तो है लगभग 6 से 7 मीटर के आसपास में। लेकिन ये जो पाइप का डायमीटर है, डायमीटर और रेडियस तो समझते होंगे, ये अगर गोला है तो यहां से यहां तक को बोलते हैं डायमीटर, और यहां से यहां तक जो आधा है इसको बोलते हैं रेडियस। तो जो इस पाइप का डायमीटर है वो कम होता है। इस पाइप का डायमीटर क्या होता है, कम होता है। लेकिन है ये लंबा स्ट्रक्चर, तो डायमीटर कम हो गया तो रख दिया नाम स्मॉल इंटेस्टाइन। डायमीटर अगर कम हो गया तो नाम क्या रख दिया, स्मॉल इंटेस्टाइन रख दिया। लेकिन ये लंबा है 6 से 7 मीटर। जब लंबा उतना ज्यादा है तो ये एब्जॉर्प्शन क्या करेगा, मैक्सिमम करेगा। समझे? अब देखो, जो मेरे पास ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 पार्ट है। स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या पार्ट है, 3 पार्ट। आपने एक नाम, ब्रांड का नाम सुना होगा, DJI। क्या नाम सुना होगा, DJI। कैमरा, माइक और कुछ ऐसा, मतलब
इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज हैं, जो एक DJI क्या है, ब्रांड है। DJI का मतलब है, डी का मतलब है डिओडेनम, जे का मतलब है जेजनम, और फिर आई का मतलब है इलियम। डी का मतलब है डिओडेनम, जे का मतलब है जेजनम, और आई का मतलब है इलियम। ध्यान देखो क्या होता है, जो आपका ये डिओडेनम है, जो आपका क्या है ये डिओडेनम है, ये तो होता है लगभग 25 सेंटीमीटर के आसपास, कुछ ज्यादा खास ये बड़ा, मतलब ज्यादा बड़ा साइज में ये है नहीं। सी शेप का होता है डिओडेनम, क्या होता है, सी शेप का होता है, कुछ ज्यादा खास बड़ा नहीं है, 25 सेंटीमीटर के आसपास में है ये, ठीक। अब देखो, जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, अगर स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 पार्ट है और पहला में ही डिओडेनम है, तो क्या ये स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट कह सकते हैं क्या? हाँ, पहले में क्या है, डिओडेनम है, फिर जेजुनम आएगा, फिर इलियम आएगा। तो डिओडेनम जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या है, फर्स्ट पार्ट है। अब देखो, जो स्टोमक है हमारा, जो हम खाना क्या किए हैं, खाए हैं, वो जो खाना है स्मॉल इंटेस्टाइन का, सॉरी, जो खाना है पेट का, जो काइम है, वो डिओडेनम में क्या करता है, वो एंटर करता है। जो पेट में हम लोग जो खाना खाएं, वो खाना अब कहाँ पास होगा, पेट से डिओडेनम के पास आएगा। अगर जो खाना पेट से होकर के डिओडेनम के पास आएगा, तो यहाँ भी मतलब जो डाइजेशन होगा, यहाँ पर मतलब अच्छे खासे डाइजेशन होंगे। यहाँ पर उसके होता क्या है कि यहाँ पर जो खाना आया पेट से, जो भी खाना आपका इस डिओडेनम में आ रखा है, यहाँ पर इस खाने के साथ मिक्सिंग होगी। किस चीज की मिक्सिंग होगी? दाल चावल तो पहले ही बक्कल कैविटी में क्या हो रखा है, मिक्स हो रखा है, और ऊपर से भी आते आते चीजें क्या हो रही हैं, मिक्स हो रही हैं। तो अलग से पेट में तो कोई फैक्ट्री है नहीं कि थोड़ा और नमक डालो, इसमें थोड़ा सा चीनी डालो, थोड़ा सा इसको और मतलब ये करो। यहाँ पर जो मिक्सिंग होगी फूड के साथ, वो बाइल जूस की क्या होगी, मिक्सिंग होगी। बाइल जूस कहाँ से आ रहा है आपका? जो बाइल जूस है, बाइल जूस तो आपका लीवर से आ रहा है, जो कि इस खाने के साथ डिओड्रेनम में क्या होगा, मिक्स होगा। पैनक्रियाज भी चुप नहीं बैठेगा, पैनक्रियाज भी अपना पैनक्रियाटिक जूस देगा, और यहाँ पर खाने में क्या होगा, मिक्स होगा। जब पैनक्रियाज अपना जूस भेज रहा है, लीवर अपना जूस भेज रहा है, तो इंटेस्टाइन भी क्या होगा, चुप नहीं बैठेगा। जब सब कोई डोनेशन दे ही रहा है, तो इंटेस्टिनल जूस भी क्या होगा, यहाँ पर आके मिक्स होगा। यानी कि जो फूड अब यहाँ पर आया है डिओडेनम में, इस फूड की मिक्सिंग होगी बाइल जूस के साथ, प्लस में पैनक्रियाटिक जूस के साथ, और प्लस में इंटेस्टिनल जूस के साथ। ये तीनों ही जो जूसेस हैं, ये डिओडेनम में फूड के साथ क्या होगा, मिक्स होगा। अब देखो, ये भी केमिकल्स, ये भी केमिकल्स, ये भी केमिकल्स, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि मतलब जो केमिकल्स के थ्रू मेजर डाइजेशन होगा, भर भर के जो केमिकल डाइजेशन होगा, वो इस डिओडेनम में क्या हो रहा है, एकदम अच्छे से हो रहा है। डिओडेनम में ये मिक्स हो गया। उसके बाद जो आपका बचा जे, जो आपका क्या बचा, जे। चलो, जे से एक वर्ड आता है, देखो, इंटायर पीरियोडिक टेबल में जो हमारा अल्फाबेट है जे, वो नहीं है। पीरियोडिक टेबल में जे क्या है, नहीं है, समझे? चलो देखो, जेड तो है, ये है, वाई भी है, एक्स भी है, ए भी है, बी भी है, लेकिन जे क्या है, बेचारा मिस हो गया है, जे को लोग मतलब छोड़ दिए हैं वहां पे, समझे? चल, जो हमारा जेजुनम है, डिओडेनम तो सिर्फ और सिर्फ 25 सेंटीमीटर का था, लेकिन वहीं पे जो जेजुनम है, जेजुनम भी 25 ही है, लेकिन इन दोनों के बीच में 5 है और एक ये मीटर लगा हुआ है। यानी कि जो जेजुनम है, ये लगभग 2.5 मीटर के आसपास में क्या होता है।
अब देखो हम तो खुद मतलब 5 फीट के हैं, तो 2.5 मीटर का चीज कैसे रख रखा है? ये सभी फोल्डेड रहते हैं। फोल्डेड रहेंगे, जब फोल्डेड रहेंगे तो जगह कम बचा हुआ है। अब मान लो कि एगो रस्सी लो और रस्सी को ऐसे पसार दो तो ज्यादा जगह लेगा, लेकिन वहीं पे फोल्ड करके आराम से रख दोगे तो आराम से क्या हो जाएगा? टंग जाएगा। अब देखो डिओडिनम और इलियम के बीच में बेचारा ये जेजिनम क्या हो गया है? फंस गया है। तो जो जेजिनम है ये एक मिडिल वाला क्या है? पार्ट है। जेजिनम लगभग 2.5 मीटर के आसपास में है और ये क्या है? मिडिल वाला पार्ट है। यहाँ पे भी एब्जॉर्प्शन अच्छा खासा होगा, क्योंकि देखो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये पूरा का पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन ही मतलब एब्जॉर्प्शन का मेन साइट बनाया गया है। और उसी में क्या है कि ये जेजिनम आ गया है और ये 2.5 मीटर के आसपास में रखा गया है। ये हुआ 2.5 मीटर का, ये हुआ सिर्फ 25 सेंटीमीटर का। इलियम क्या कह रहा है? इलियम ये कह रहा है कि अगर ये 2.5 मीटर का तुम हो गए हो, ये सिर्फ 25 सेंटीमीटर का हो गया है, और ये इन दोनों से ही बड़ा लगभग 3.5 मीटर के आसपास में है। ठीक, देखो इंटेस्टाइन का लेंथ क्या था? स्मॉल इंटेस्टाइन का 6 से 7 मीटर के आसपास में है। 3.5 मीटर का ये इलियम है और 2.5 मीटर का ये जेजिनम है, और 25 सेंटीमीटर के आसपास में क्या है? ये डिओडेनम है। तो क्या ये 6 मीटर तो इलियम और जेजिनम ही बन रहा है? और कभी कभी थोड़ा सा बढ़ घट हो जाता है कि कुछ साइज इसका बढ़ गया, उसका साइज थोड़ा घट गया, या फिर दोनों का साइज थोड़ा थोड़ा बढ़ गया। तो लगभग एक 6 से 7 मीटर का हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ को समझते हैं। अब देखो जो ये इलियम है, इलियम लास्ट पार्ट है। इलियम क्या है? लास्ट पार्ट है। जब ये लास्ट पार्ट है तो क्या ये वाला किसी ना किसी दूसरे ऑर्गन से अब कनेक्टेड होगा क्या? हाँ, तो किस ऑर्गन से ये कनेक्ट होगा? ये अब कहाँ पे गया? हाँ, ये जो कनेक्ट होगा ये कनेक्ट होगा आगे जाकर के लार्ज इंटेस्टाइन से। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इलियम वाला पार्ट है वो लास्ट पार्ट होता है, और ये आगे जाकर के मतलब कि लार्ज इंटेस्टाइन से क्या होगा? अटैच होगा, कनेक्ट होगा। अब देखो डिओडेनम में मिक्सिंग हुई अच्छे खासे, फिर जेजिनम में आकर के भी कुछ एब्जॉर्प्शन हुआ। अब जो थोड़ा बहुत चीज बच गया, जो थोड़ा बहुत न्यूट्रिएंट वगैरह बच गया, तो यहाँ पे हो सकता है एब्जॉर्प्शन में थोड़ा बहुत बचा है। बहुत एब्जॉर्ब होने के बाद जेजिनम से भी थोड़ा बहुत गलती हो जाए कि हाँ यहाँ से भी बच के निकल गया, लेकिन इलियम में आएगा तो यहाँ पर जो न्यूट्रिएंट बच गया है उसकी भी अच्छे तरीके से क्या होगी? एब्जॉर्प्शन हो जाएगी। समझे? तो जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन हुआ वो क्या मतलब एब्जॉर्प्शन का मेन एकदम धुरंधर साइट हुआ क्या? हाँ, देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है कि एक होता है विलाई। एक क्या होता है? विलाई। विलाई क्या होता है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन का इनर वॉल है। इनर वॉल क्या होता है? देखो ये वाला जो हम स्टील का बॉक्स बनाए हैं, ये वाला बाहर का आउटर हो गया और अंदर का क्या हो गया? इनर हो गया। तो जो इनर वाला स्मॉल इंटेस्टाइन का है वहां पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का मतलब है कि देखो इस तरीके से ये फिंगर लाइक क्या है? प्रोजेक्शन है। इसी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को विलाई कहते हैं। इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को क्या कहते हैं? विलाई कहते हैं। क्या करेगा विलाई? नीचे से देखो इतना पतला है, ऊपर में जाकर के जो ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना, हमारा जो ये हाथ है यहाँ पे इतना क्या है? पतला है, लेकिन यहाँ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होने की वजह से क्या इसका सरफेस एरिया बढ़ गया है क्या? हाँ, सरफेस एरिया क्या हो गया है? बढ़ गया है। सरफेस एरिया जब बढ़ जाएगा तो एब्जॉर्प्शन क्या होगा? मैक्सिमम होगा। देखो सरफेस एरिया जब बॉडी में किसी स्ट्रक्चर का बढ़ता है तो वो जरूर कोई ना कोई उस चीज को फास्ट कर देता है। कि एब्जॉर्प्शन मान लो 10 के स्पीड में हो रहा था, अब एब्जॉर्प्शन 20 के स्पीड में होगा,
और सरफेस एरिया बढ़ गया, एब्जॉर्प्शन अब 50 की स्पीड में होगा। यानी कि जब भी सरफेस एरिया बढ़ता है तो एब्जॉर्प्शन क्या होता है, वहाँ पे एब्जॉर्प्शन की स्पीड क्या होगी, बढ़ जाएगी। ज़्यादा चीज़ जब सरफेस पे होंगी तो चीज़ जल्दी एब्जॉर्ब होंगी। देखो यहाँ पर जब हम इस वाटर को गर्म कर रहे थे तो जो हीट है, हीट ज़्यादा से ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स को टारगेट कर रहा था। जितना ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स को टारगेट करेगा उतनी ही जल्दी वाटर क्या होगी, उबलेगी। यहाँ पर कम वाटर मॉलिक्यूल्स को टारगेट किया जा रहा था। पहले नीचे वाला वाटर मॉलिक्यूल गर्म होगा, फिर ऊपर वाला गर्म होगा, फिर ऊपर वाला गर्म होगा, फिर ऊपर वाला गर्म होगा। लेकिन यहाँ पे तो एक बार में ज़्यादा से ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है। विलाई के साथ साथ यहाँ पर एक माइक्रो विलाई होते हैं। एक तो विलाई होता ही है, दूसरा एक होते हैं माइक्रो विलाई। माइक्रो विलाई क्या है, विलाई से भी छोटा है, इस विलाई से भी क्या है, छोटा है। ये माइक्रो विलाई कहाँ होंगे, अगर ये विलाई है तो इसके ऊपर फिर अब माइक्रो विलाई आ गया, इसके ऊपर क्या हो गया, माइक्रो विलाई आ गया। विलाई तो पहले ही सरफेस एरिया बढ़ा चुका है, उससे जब काम नहीं बना तो उसके ऊपर फिर माइक्रो विलाई आके बैठ गया। माइक्रो विलाई जैसे ही आया लगभग 500 से 600 टाइम्स जो है सरफेस एरिया को बढ़ा दिया। सिर्फ जब विलाई है तो जो एब्जॉर्प्शन है फास्ट हो रहा है। जब 600 टाइम्स बढ़ गया, मतलब कि 600 गुना जब बढ़ गया, तब तो एब्जॉर्प्शन ऑफ सुपर फास्ट तरीके से क्या होगा। ये माइक्रोविलाई ब्रश बॉर्डर होते हैं, है ना, मतलब माइक्रोविलाई के भी स्ट्रक्चर अलग अलग हैं। तो यहाँ पर जो ये विलाई है, इस विलाई के ऊपर जैसे जब माइक्रोविलाई आया तो लगभग 500 से 600 टाइम्स एब्जॉर्प्शन क्या हो गया, बढ़ गया। समझे। अब देखो, एक होता है लेसिटल, देखो लेसिटल क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन में एक लेसिटल भी होता है। होता क्या है कि देखो जो भी विलाई है, ये जो भी विलाई है उसके पास, हर एक विलाई के पास 3 चीजें तो होंगी ही होंगी। हर एक विलाई के पास देखो 3 चीजें एकदम होंगी ही होंगी। पहला जो है वो है आपका ब्लड कैपिलरीज। हर देखो, क्योंकि हमारे बॉडी के हर एक ऑर्गन में कम से कम ऑक्सीजन की तो जरूरत है ही। अब वो ऑक्सीजन डायरेक्ट तो जा नहीं पा रहा है, वहाँ पे ब्लड वेसल्स नहीं क्या हो रही है, खून के जरिए चीजें न्यूट्रिएंट वगैरह पहुंचाई जा रही हैं। अब देखो, अगर यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज हैं विलाई के पास, क्या करेगा ब्लड कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरी जो है ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करेगा, अमाइनो एसिड्स को एब्जॉर्ब करेगा। क्यों, क्योंकि विलाई कुछ ना कुछ काम कर रहा है। अगर विलाई कुछ काम कर रहा है तो उसको चाहिए एनर्जी। अब एनर्जी मतलब कोई हम बिजली के फैक्ट्री तो लगा नहीं रखे हैं, और ना ही हमारा बॉडी कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम है कि हाँ बाहर से बिजली सप्लाई दे दिया और हो गया। इसको कहीं ना कहीं ग्लूकोज ही चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, अमाइनो एसिड्स चाहिए। तो ये ब्लड कैपिलरीज के थ्रू मतलब मिलेगा इसको। दूसरा है लिम्फ वेसल। दूसरा क्या है यहाँ पे, ब्लड कैपिलरीज के बाद एक आपको है लिम्फ वेसल। लिम्फ वेसल क्या करते हैं, लिम्फ वेसल फैट को एब्जॉर्ब करेंगे। फैट को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। फैट्स क्या क्या करते हैं, हमारे बॉडी में जो एनर्जी स्टोर होती है, हमारे बॉडी में क्या है जो एनर्जी स्टोर होगा वो, मतलब मान लो एनर्जी कुछ बच गया है, अब बहुत मतलब एनर्जी जितना लगना था उतना लग गया, तो बाकी जो चीजें बच गया है वो फैट के फॉर्म में क्या होता है, स्टोर होता है। ठीक, और ये इंसुलेशन के लिए भी काम करता है कि मतलब ज़्यादा अगर गर्मी आ जाए, ज़्यादा ठंड आ जाए तो उसको भी क्या करें, झेल ले। समझे।
उसके बाद एक है पायर्स पैचेस। पियर्स पैचेस, ये तीन चीजें हर एक विलाई में हैं। पहला कौन सा? ब्लड कैपिलरीज है, लिम्फ वेसल है और पियर्स पैचेस है। पियर्स पैचेस क्या है कि जो लिम्फ टिश्यू है इलियम में जो प्रेजेंट है, इलियम में यहाँ पे है ना इलियम, इलियम लास्ट पार्ट, इलियम में जो लिम्फ टिश्यू प्रेजेंट है जो कि मतलब फैट का क्या कर रहा है, अब्जॉर्प्शन भी कर रहा है, उसी को पियर्स पैचेस बोलते हैं। क्या होगा कि देखो लिम्फ वेसल प्रेजेंट इन इलियम, इसी को क्या कहते हैं? पियर्स पैचेस कहते हैं। क्या करेगा पियर्स पैचेस? इसका तो समझ में आया कि ग्लूकोज एब्जॉर्ब करेगा, अमाइनो एसिड्स एब्जॉर्ब करेगा। लिम्फ वेसल का समझ में आया कि हाँ फैट एब्जॉर्ब करेगा। ये पियर्स पैचेस क्या करेंगे? ये आपको कुछ बैक्टीरिया से क्या करेंगे? बचाएंगे। हमारे बॉडी में भी बहुत सारे बैक्टीरिया आराम से क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं, वहीं पे खा पी रहे हैं, वहीं पे उनका सब कुछ काम धंधा आराम से चल रहा है। तो जो पियर्स पैचेस हैं ये आपको थोड़े बहुत बैक्टीरिया से क्या करेंगे? बचाएंगे। ठीक, बैक्टीरिया से अगर ये बचा रहा है तो क्या आपको डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम कर रहा है क्या? हाँ, एक इम्यून डिफेंस भी आपको क्या कर रही है? हेल्प कर रहा है बचाने में। ठीक, अब देखो जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट था वो लार्ज इंटेस्टाइन से क्या हो रहा है? कनेक्ट हो रहा है। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो डीजेआई है, ड्यूोडेनम, जेजुनम और इलियम, जो इलियम है लास्ट पार्ट, वो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन से क्या हो रहा है? कनेक्ट हो रहा है। अब देखो यानी कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन से कहा गया लार्ज इंटेस्टाइन में गया। लार्ज देखो स्मॉल इंटेस्टाइन लगभग 6 से 7 मीटर का हम बता रखे हैं। लार्ज इंटेस्टाइन ये तो ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ 1.5 मीटर के आसपास में होता है। लेकिन 1.5 मीटर के आसपास में है, इसको भी अगर ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर बनाए हम तो इसका जो डायमीटर है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के डायमीटर से ज़्यादा है। इस लार्ज इंटेस्टाइन का जो डायमीटर है इस स्मॉल इंटेस्टाइन के डायमीटर से क्या है? बड़ा है। तो इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया हम? लार्ज इंटेस्टाइन रख दिया। अब देखो यहाँ पर कुछ डाइजेशन वगैरह वाला काम नहीं हो रहा है। डाइजेशन का जो भी कुछ होना था वो स्मॉल इंटेस्टाइन में अच्छे खासा हो गया। लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होगा थोड़ा बहुत, सॉरी यहाँ पे तो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम हो ही रहा था, यहाँ पर थोड़ा बहुत वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। वाटर का क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होगा। ऊपर से अगर थोड़ा बहुत पानी बच गया तो थोड़ा बहुत पानी यहाँ पर क्या होगा? एब्जॉर्ब होगा। फीसेज का फॉर्मेशन, फीसेज फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। होता क्या है कि जब यहाँ पर पूरा खाना वगैरह जितना भी एब्जॉर्प्शन होना था हो गया, जो अनडाइजेस्टेड फूड है अब आगे क्या होगा? पास होगा। तो ये तो एक मतलब सेमी लिक्विड फॉर्म में आएगा। अगर सेमी लिक्विड फॉर्म है तो सेमी लिक्विड फॉर्म मतलब उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स क्या है? प्रेजेंट है। हम बॉडी से जब भी कुछ चीज़ों को बाहर निकालते हैं या फिर प्लांट्स अपने पत्ते को क्या करता है? गिराता है, या फिर जब प्लांट्स अपने पूरे पत्तों को गिरा देता है, जैसे कुछ मान लो पेड़ है, एक सीजन आता है तो सारे के सारे पत्तों को क्या करता है? गिरा देता है। तो जब वो सारे पत्तों को गिरा रहा है उन लीव्स में से जितना भी जरूरी चीज है वो सब पेड़ क्या कर लेता है? खींच लेता है वापस से। वैसे ही अगर हमें अपनी बॉडी से बाहर कोई भी चीज अगर भेजना है तो उसमें से जितना भी चीज है जो मतलब हम खींच सकते हैं वो सब हम क्या कर लेंगे? खींच लेंगे। यहाँ तक कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उसको भी हम बाहर जाने नहीं देंगे। तो ये जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है इसमें जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो भी क्या होंगे?
एब्जॉर्ब होंगे और फीसेस का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट था वो है डीजे, ठीक। लार्ज इंटेस्टाइन का जो पार्ट है वो है सीकम, कोलोन, रेक्टम और एनल कैनाल। देखो लार्ज इंटेस्टाइन का क्या क्या पार्ट है, सीकम है, रेक्टम है, कोलोन है। रेक्टम है और एनल कैनाल है। ध्यान देंगे, पहला है इसमें सीकम, पहला इसमें क्या है, सीकम। और स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट क्या था, इलियम है। देखो इलियम जो है यहाँ पर लास्ट था और इसका जो फर्स्ट है वो है सीकम, यानी कि जो लास्ट वाला पार्ट था स्मॉल इंटेस्टाइन का वो लार्ज इंटेस्टाइन के फर्स्ट वाले पार्ट से कनेक्ट होगा क्या, हाँ बिल्कुल। जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट वाला पार्ट था इलियम, वो लार्ज इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट सीकम से क्या होगा, कनेक्ट होगा। यानी कि जो इलियम था वो कहाँ पे कनेक्ट होगा, इस सीकम के पास कनेक्ट होगा। ध्यान दोगे कि यहाँ पर एक स्पेशल स्ट्रक्चर ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिसको अपेंडिक्स कहते हैं। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, वर्म की तरह है ये, इसीलिए उसको वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं, है ना। अपेंडिक्स हालांकि अब मतलब ह्यूमन बींग्स में वेस्टिजियल माना गया है कि हाँ उसका कोई इस्तेमाल नहीं है। जब अपेंडिक्स बढ़ जाता है, जब अपेंडिक्स में कुछ इन्फेक्शन वगैरह हो जाए तो पेट में क्या हो जाता है, दर्द हो जाता है। पेट में क्या हो जाता है, दर्द हो जाता है। मतलब कहना कि इसका ह्यूमन बींग्स में ज़्यादा कुछ रोल वगैरह नहीं है, इम्यूनिटी में भी कुछ खास रोल नहीं करता है। देखो अभी भी हमारे में वो ऑर्गन अगर प्रेजेंट है, अगर हमारे पास अभी भी अगर वो ऑर्गन क्या है, प्रेजेंट है, तो कभी ना कभी काम तो कर रहा होगा, हाँ बिल्कुल काम कर रहा है। अब के टाइम पे क्या हो गया है कि हम लोग क्या कहते हैं कि अब हम लोग चीज़ों को अच्छे से बना के खाते हैं। पहले जब लोग ऐसे ही जंगल वगैरह में रहते थे तो घास खा लिया, कुछ भी खा लिया, तो थोड़ा बहुत डाइजेशन में अपेंडिक्स क्या करता था, हेल्प वगैरह, एंजाइम्स वगैरह रीच करता था। लेकिन अब तो हम लोग चीज़ों को एकदम अच्छे से भूंज भांज के खा रहे हैं, उतना ज़्यादा फिर मतलब इवोल्यूशन के साथ साथ इसका जो फंक्शन है वो अब छोड़ दिया है। इवोल्यूशन के साथ साथ फंक्शन क्या कर दिए हैं, अब छोड़ दिए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जब हम इवोल्यूशन पढ़ेंगे तो देखेंगे इवोल्यूशन में बहुत सारी चीज़ें छूट गई हैं और नई चीज़ों को हमने क्या कर लिया है, अडॉप्ट कर लिया है। कभी कभी जब अपेंडिक्स का इन्फेक्शन हो जाता है तो अपेंडिक्स को सर्जरी के थ्रू इसको हटा दिया जाता है, कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। खास क्या मतलब, अपेंडिक्स के बिना आसानी से ज़िंदगी को नॉर्मल तरीके से आप जी सकते हैं। अपेंडिक्स की सर्जरी को अपेंडेक्टॉमी कहते हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स में जो वेस्ट डिफरेंस है या फिर जो फैलोपियन ट्यूब्स है फीमेल्स में, वैसेक्टॉमी की सर्जरी को वैसेक्टॉमी कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब्स की सर्जरी को ट्यूबेक्टॉमी कहते हैं। वैसे ही जब ह्यूमन बींग्स में से अपेंडिक्स को निकाल दिया जाता है, अपेंडिक्स को क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। अपेंडिक्स हट जाने से ह्यूमन बींग्स बिल्कुल ही नॉर्मल डेली लाइफ के सारे फंक्शन क्या करता है, कर सकता है, उसको अपेंडेक्टॉमी कहते हैं। जब अपेंडिक्स बढ़ जाएगा तो डॉक्टर जब उसका इलाज करता है या फिर जब जान जाता है कि अब ये जो इन्फेक्शन है अब मतलब ये इससे अब पार पाना मुश्किल है, हालांकि जब अपेंडिक्स फट जाता है तो मतलब जान की बात आ जाती है, मेन मीन्स क्या हो सकता है, मर सकता है। तो डॉक्टर आपको अपेंडेक्टॉमी की क्या करता है, सलाह देता है कि आप जाकर के अपेंडिक्स को अपना हटवा लीजिए, समझे। अब देखो जो हमारा कोलोन है, सीकम में तो लार्ज इंटेस्टाइन का सीकम में तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इलियम वाला पार्ट है यहाँ पर आके क्या हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है। लेकिन जो बच गया हमारा कोलोन, कोलोन में खुद 4 पार्ट है। लार्ज इंटेस्टाइन में तो 4 पार्ट है, ये है सीकम है, कोलोन है, रेक्टम और एनल कैनाल है। कोलोन में खुद 4 पार्ट बना हुआ है। कोलोन में जैसे एक है असेंडिंग कोलोन, ध्यान देंगे असेंडिंग कोलोन है, असेंडिंग कोलोन है तो ये मतलब हाँ
असेंड करेगा। उसके बाद फिर है आपका ट्रांसवर्स कोलोन। ट्रांसवर्स कोलोन का क्या मतलब है, देखो ऐसे गया, अगर असेंडिंग ऊपर की तरफ है तो ट्रांसवर्स कैसा होगा, ऐसा, मतलब से डायग्राम बनाने में क्या होगा, आसानी होगा। उसके बाद है यहां पर देखो डिसेंडिंग कोलोन। असेंडिंग ऊपर की तरफ है तो डिसेंडिंग ऑटोमेटिक किधर होगा, नीचे की तरफ होगा। और उसके बाद है सिग्मोइड। सिग्मोइड कोलोन का मतलब है कि एस शेप का, सिग्मोइड कोलोन का मतलब एस शेप का। किस तरीके से होगा देखो, असेंडिंग कोलोन मतलब ऊपर की तरफ जाएगा, ट्रांसवर्स कोलोन मतलब ऐसे की तरफ आएगा, और डिसेंडिंग कोलोन मतलब ऐसे की तरफ आएगा, और सिग्मोइड कोलोन मतलब ऐसे की तरफ आएगा। ये एक रफ डायग्राम आप बना सकते हो इस लार्ज इंटेस्टाइन का। अगर और अच्छे से बनाओगे तो देखो कैसा होता है, इस तरीके से, इस तरीके से लार्ज इंटेस्टाइन का फिगर आप बना सकते हो। देखो यहाँ पर जहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन आया, जहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन आया, इस फर्स्ट वाले पार्ट में ही यहां पर सीकम लिख सकते हो, सीकम है, समझे। फिर कोलोन है, फिर क्या है, कोलोन है, फिर आगे ट्रांसवर्स है और असेंडिंग है। देखो सीकम है, कोलोन है, फिर ये ट्रांसवर्स है। ट्रांसवर्स के सामने जो एरो दिख रहा है इस तरीके से, ये इसी पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये ट्रांसवर्स के सेक्शन में जा चुका है। जो ये वाला पार्ट नीचे की तरफ आया, इसको बोले डिसेंडिंग कोलोन। इसको क्या बोले, डिसेंडिंग कोलोन बोले। उसके बाद जस्ट नीचे जो ये कर्व लाइक स्ट्रक्चर हमने बनाया है, इसको ही बोलते हैं सिग्मोइड कोलोन। अब देखो इस सीकम के पास हम बता रखे हैं कि यहाँ पर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स बोलते हैं। इस तरीके से है अपेंडिक्स, एक यहाँ पर छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, लगभग मान सकते हैं कि 2-2.5 इंच के आसपास में ये क्या होता है, ठीक। आगे फिर आगे रेक्टम है, एनस है, ऐसे, ठीक। तो यहाँ पर ये वाला जो आप देख पा रहे हो, ये इसको आप अपेंडिक्स कह सकते हो, इसको आप अपेंडिक्स कहोगे। अब देखो जो मेरे पास कोलोन है, सीकम को तो निपटा चुके हैं, जो मेरे पास कोलोन है, कोलोन का क्या काम है, कोलोन क्या करेगा, जो कोलोन है, कोलोन देखो मैक्सिमम जो एब्जॉर्प्शन होना था वो तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो गया है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में हो गया है। लार्ज इंटेस्टाइन तो खुद चाह करके भी एब्जॉर्प्शन ज्यादा नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि इसका मतलब साइज ही छोटा है, 1.5 मीटर कहाँ ये 1.5 मीटर कहाँ ये 7 मीटर का। तो देखो जो हमारे पास ये कोलोन है, कोलोन क्या करता है कि थोड़े बहुत जो पानी बच गया है, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन में क्या है ना कि थोड़ा बहुत जो पानी वगैरह है वही एब्जॉर्ब होगा और फिर आगे फीसेज का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। तो जो थोड़ा बहुत पानी बच गया, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, उस वाटर मॉलिक्यूल्स का क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। जो थोड़े बहुत इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, सोडियम वगैरह हैं, वो यहाँ पर क्या होंगे, सोडियम हो गया, फिर क्लोरीन वगैरह हो गया, वो सब नमक वगैरह, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह, वो यहाँ पर क्या होंगे, एब्जॉर्ब होंगे। अब देखो हम बोल रखे हैं कि वहां से सेमी फ्लूइड लाइक सब्सटेंसेस आएंगे। जो अनडाइजेस्टेड पार्ट था वो तो सेमी फ्लूइड था, वो क्या था, सेमी फ्लूइड था। लेकिन अगर सेमी फ्लूइड अगर है तो उसको तो बनवाना है क्या, सेमी सॉलिड बनवाना है। तो वो जो है ये कब होगा, जब इसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स को पूरे तरीके से जब एब्जॉर्ब कर लेंगे तब क्या होगा, वो बनेगा यहाँ पर। यानी कि जो अनडाइजेस्टेड फूड था वो फिर जो यहाँ पर सॉलिड बनेगा वो कहाँ पर होगा, इस कोलोन में जब भर भर के उसका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा तो हो जाएगा। अब देखो मान लेते हैं कि यहाँ पर जो पानी है, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, या तो इसका एब्जॉर्प्शन होगा
या तो इसका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, या तो एब्जॉर्प्शन होगा या फिर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। अगर एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा हो जाए, अगर एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। अगर वाटर मॉलिक्यूल्स का एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा हो गया, जो अनडाइजेस्टेड फूड आया है उसको हमें सेमी सॉलिड बनाना है, ना कि एकदम पूरा सॉलिड बनाना है। अगर पूरा सॉलिड हो गया तो फिर क्या हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। और अगर वाटर मॉलिक्यूल्स पूरा पूरा एब्जॉर्ब नहीं हुआ है तो फिर डायरिया हो जाएगा। अगर वाटर मॉलिक्यूल्स पूरा पूरा नहीं एब्जॉर्ब होगा, ऐसे ही जितना वाटर मॉलिक्यूल्स आया उतने को सीधा क्या कर दिया, पास कर दिए, तो फिर क्या हो जाएगा, वो डायरिया हो जाएगा। अब देखो हमारे जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें थोड़े बहुत हेल्पफुल बैक्टीरियाज भी क्या है, प्रेजेंट हैं, जिसको मतलब गट माइक्रोबायोटा कहते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में थोड़े बहुत जो बैक्टीरिया हैं हमारे लिए क्या है, हेल्पफुल हैं, जिनको गट माइक्रोबायोटा कहते हैं। क्या करेंगे ये, जो विटामिन के है, के मीन्स पोटेशियम एलिमेंट्स होता है ना, पीरियोडिक टेबल में देखते हैं, जैसे Li तो लिथियम, Be तो बेरिलियम, Ag तो सिल्वर, Pb तो लेड। वैसे ही जो विटामिन के है, विटामिन के मतलब पोटेशियम, इन विटामिन के का फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं थोड़े बहुत गट माइक्रोबायोटा है, समझे। जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स देख रहे हैं, इतना ज़्यादा ये कॉम्प्लेक्स है कि इसके नाम के साथ कॉम्प्लेक्स लग चुका है कि हाँ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ये जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है ना, ये कॉम्प्लेक्स इसलिए कि विटामिन B1 से लेकर के 12 तक एकदम कंबाइंड है, अच्छे खासे बने हुए हैं। तो वो जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है उसका भी थोड़ा बहुत क्या करेंगे, ये फॉर्मेशन में हेल्पफुल करते हैं। कौन से बैक्टीरिया, आपके लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट आपके गट माइक्रोबायोटा। कौन से बैक्टीरिया, गट माइक्रोबायोटा। ठीक, अब देखो ध्यान से, जो यहाँ पे रेक्टम वाले पार्ट में हम आए, जो यहाँ पे रेक्टम वाले पार्ट में आए, रेक्टम वाले पार्ट में क्या होता है, जो फीसेज का, अरे ये कहाँ से आ गया, जो फीसेज का फॉर्मेशन है, जो फीसेज का क्या है, फॉर्मेशन है, बन गया तो बॉडी में तो रखना नहीं है उसको, बन गया तो उसको बॉडी में रखना नहीं है। जितने भी चीजें फालतू के हैं बॉडी में, उसको क्या करना है, बॉडी से बाहर भगा देना है, बॉडी से क्या कर देना है, बाहर भगा देना है। तो जो रेक्टम है ये क्या करता है, फीसेज का, फीसेज मतलब पॉटी, कहता ना भाई, फीसेज का क्या करता है कि टेम्परेरी स्टोरेज करेगा, परमानेंट स्टोरेज नहीं करेगा, क्योंकि वो हमारे लिए वेस्ट मटेरियल बन गया है। वेस्ट मटेरियल को बॉडी में नहीं रखते हैं, वेस्ट मटेरियल को बॉडी से क्या करते हैं, बाहर भगाना होता है। तो वैसे ही जो फीसेज का टेम्परेरी स्टोरेज है वो रेक्टम में होता है। फीसेज का टेम्परेरी स्टोरेज कहाँ पे होगा, रेक्टम में होगा। ठीक, रेक्टम के बाद जो बच गया हमारा एनल कैनाल, देखो रेक्टम के बाद क्या बन गया, एनल कैनाल बन गया। एनल कैनाल पे आए हम, एनल कैनाल क्या कह रहा है कि डाइजेस्टिव पार्ट का जो सबसे लास्ट वाला हिस्सा है वो ये एनल कैनाल ही है। डाइजेस्टिव पार्ट का जो सबसे लास्ट वाला हिस्सा है वो क्या कहलाएगा, एनल कैनाल है। यहां पर देखो क्या होता है कि दो स्फिंक्टर काम कर रहे होते हैं। क्या है, दो स्फिंक्टर यहां पर काम कर रहे हैं। एक है इंटरनल स्फिंक्टर और एक है एक्सटर्नल स्फिंक्टर। होते क्या है कि ये डिफिकेशन को कंट्रोल करते हैं। डिफिकेशन को क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। जो हमारा इंटरनल है, बॉडी के अंदर जो भी चीजें हो रही हैं वो मतलब वो तो हमारे कंट्रोल में है नहीं। कितना क्या करेगा बॉडी में, कब हार्मोन्स रिलीज हो रहा है, कब क्या, ये तो हमारे कंट्रोल में तो है नहीं। तो जो इंटरनल एक स्फिंक्टर है, दो स्फिंक्टर है ना,
एक है आपका इंटरनल स्फिंक्टर और एक है आपका एक्सटर्नल। ध्यान से समझें क्या है कि जो इंटरनल है वो है इनवॉलेंट्री, जो एक्सटर्नल है वो है वॉलेंट्री, जो इंटरनल है वो है इनवॉलेंट्री, जो एक्सटर्नल है वो है वॉलेंट्री। यानी कि अगर ये इनवॉलेंट्री स्फिंक्टर है तो ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, और यह है कहाँ, अंदर में, तभी तो इंटरनल स्फिंक्टर बोला है। एक्सटर्नल स्फिंक्टर है तो वो है वॉलेंट्री, वो क्या है, हमारे कंट्रोल में है। ये क्या करते हैं, ये स्फिंक्टर करते क्या है, ये स्फिंक्टर कंट्रोल करते हैं डेफिकेशन को। डेफिकेशन को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ऐसा थोड़ी है कि फीसेज फॉर्मेशन हुआ तो बस मतलब पता भी नहीं चला और डेफिकेशन हो गया, ऐसा तो होता नहीं है। अगर ऐसा होता तो मतलब पूरा काम ही गड़बड़ा जाता है ना। पता चला कि कुछ गए हैं फंक्शन वगैरह में और ला हो गया तो उससे समस्या हो जाएगा, फिर आधा काम बिगड़ जाएगा। तो जो नेचर है, नेचर इतना चीजों को एकदम मतलब सोच समझ के बनाया है कि मतलब उसका क्या ही कहना है, उसका कोई जवाब नहीं है। हम नेचर को अपने इस वाले दिमाग को इस्तेमाल करके समझना बहुत मुश्किल है, और हर जगह दिमाग लगाएंगे तो फिर समझेंगे कहाँ से। कभी कभी क्या होता है कि नेचर को देखना होता है और तब जाकर के एक्सप्लोर करना होता है, एंड ईयर्स ऑफ ईयर्स के बाद एक कहीं छोटी सी मिस्ट्री सॉल्व होती है, समझे। तो देखो ये एक जो इंटरनल स्फिंक्टर है वो इनवॉलेंट्री हमारे कंट्रोल में नहीं है, और जो एक्सटर्नल है स्फिंक्टर वो वॉलेंट्री है, वो मेरे कंट्रोल में है, और वो मेरे कंट्रोल में है, और ये दोनों ही मिल करके डेफिकेशन क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ठीक, चलो देखो इसके बाद जो है वो है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। देखो इसके बाद क्या है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। होप कि लेक्चर समझ में आ रहा होगा, और बिल्कुल ही समझ में आएगा ही आएगा। अगर कहीं पे कोई डाउट वगैरह है तो आप फ्रीली फील फ्री टू आस्क, समझे। ध्यान दें कि अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। देखो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ग्लैंड किसको कहते हैं, ग्लैंड उसको कहते हैं जो कुछ ना कुछ क्या करे, सिक्रीट करे। हार्मोन सिक्रीट कर सकता है, कुछ जूस सिक्रीट कर सकता है, अब भले चाहे कुछ भी सिक्रीट करे। ग्लैंड्स अगर है तो कुछ ना कुछ क्या करेगा, वो सिक्रीट करेगा। जैसे मान लो अगर कोई आदमी है तो कुछ ना कुछ खुरापाती जरूर करेगा, समझे। यानी कि अगर ये ग्लैंड है अगर, तो कुछ ना कुछ क्या करेगा, सिक्रीट करेगा ही करेगा। क्या करते हैं ये, क्योंकि अगर डाइजेस्टिव ग्लैंड है अगर, तो ये डाइजेस्टिव जूस बनाएगा, है ना। अगर डाइजेस्टिव ग्लैंड है तो ये बनाएगा डाइजेस्टिव जूस। अगर ये डाइजेस्टिव ग्लैंड है तो ये क्या बनाएगा आपको, ये बनाएगा डाइजेस्टिव जूस बनाएगा। क्या करेंगे डाइजेस्टिव जूस बना करके, अगर ये डाइजेस्टिव जूस है तो ये डाइजेशन में क्या है, हेल्प करेगा। यानी कि जो फूड मॉलिक्यूल्स हैं उनको और बारीक तरीके से तोड़ने में हेल्प करेगा। हम लोग खाना खाते हैं, आधा चबाया आधा नहीं चबाया, पेट में निकल गया,
तो उनको उन फूड मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन तो होना ही होना है। अंदर में क्या है कि जो एंजाइम्स हैं, जो केमिकल्स हैं, वो एकदम मतलब भयंकर कुश्ती हो रही होती है, समझे। अब देखो जो हमारा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, ये अकेला ही डाइजेस्टिव जूस तो रिलीज नहीं करेगा। अगर हम डाइजेस्टिव जूस बोल रहे हैं तो सिर्फ एक जूस ऐसा थोड़ी है जो डाइजेशन में हेल्प कर रहा है, नहीं। डाइजेशन में बहुत सारे एंजाइम्स लगे हुए हैं, केमिकल्स लगे हुए हैं। होता क्या है कि देखो, इसमें पहला है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में जो डाइजेस्टिव जूस मिल करके बनाएगा, वो है सलेवरी ग्लैंड। यानी कि डाइजेस्टिव ग्लैंड में एक आएगा सलेवरी ग्लैंड, आपका लीवर भी आएगा, आपका क्या आएगा, लीवर भी आएगा, और आपके पैनक्रियाज भी आएंगे। कैसे, देखो जो सलाइवरी ग्लैंड है वो तो सलाइवा रिलीज करेगा, जिसकी वजह से माउथ में थोड़ा बहुत जो स्टार्च वगैरह है उनकी क्या होगी, डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी। जो आपके लिवर है, लिवर बाइल जूस को क्या करेगा, ये क्या हो गया, बॉल हो गया। जो लीवर है वो बाइल जूस को रिलीज करेगा, और जो पैनक्रियाज है वो पैनक्रियाटिक जूस को क्या करेगा, रिलीज करेगा। ध्यान देंगे, सारा दिन जो हमारा मुंह है, बक्कल कैविटी है, वो सलाइवा से भरा रहता है। ऐसा थोड़ी है कि एकदम मुंह पूरा सूख गया है। सलाइवा से क्या रहता है, भरा रहता है। सलाइवा मुंह में क्या हो रहा है, बन रहा है। सलाइवरी ग्लैंड्स जो हैं सलाइवा को क्या कर रहा है, रिलीज कर। अच्छा क्या लगता है दिन भर में कितना सलाइवा रिलीज हो जाता होगा? दिन भर में लगभग 1 से 1.5 लीटर 2 लीटर तक जो सलाइवा है पर डे, 1 to 1.5 लीटर पर डे जो सलाइवा है वो क्या होता है, रिलीज होता है। अब देखो माउथ के अंदर ही आपने खाना क्या किया, खाया। जो स्टार्च माउथ के अंदर गया उसका डाइजेशन माउथ में स्टार्ट हो गया। जो स्टार्च आप खाएं या फिर जो भी चीजें आप लिए, अगर उसमें स्टार्च है तो उसका डाइजेशन बक्कल कैविटी में ही स्टार्ट हो गया, माउथ के अंदर ही क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। तो क्या जो फर्स्ट केमिकल आपको मिला जो डाइजेशन में हेल्प करेगा वो सलाइवा ही है क्या? हाँ, जो सलाइवा है वो फर्स्ट केमिकल हुआ। क्या हुआ, फर्स्ट केमिकल स्टेप ऑफ डाइजेशन। यानी कि जो सबसे फर्स्ट टाइम डाइजेशन पेट वगैरह में जो हुआ सो हुआ ही हुआ, लेकिन जो सबसे पहले जो डाइजेशन स्टार्ट हो गया वो बक्कल कैविटी में ही क्या हो गया है, स्टार्ट हो गया है। ये क्वेश्चंस एग्जाम्स में बन सकते हैं कि फर्स्ट टाइम जो डाइजेशन है वो कहाँ पे स्टार्ट होता है। तो फर्स्ट टाइम जो डाइजेशन होगा वो आपके बक्कल कैविटी में ही क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। अब देखो ये जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं हमारे पास, ध्यान देंगे, सलाइवरी ग्लैंड्स जो हमारे पास है ये 3 पेयर के हैं। क्या है, कितने हैं, 3 पेयर में हैं। 3 पेयर में क्या है, पहली बात की है कौन कौन से, एक है पैरोटिड ग्लैंड, देखो पैरोटिड है, सबमैंडिबुलर है, और सबलिंगुअल है। सलाइवरी ग्लैंड्स क्या है, ये 3 हैं, ठीक। तीनों क्या क्या है, देखो जो हमारा पैरोटिड ग्लैंड है 3 पेयर, मतलब एक पेयर ये, एक पेयर ये, एक पेयर ये, ऐसे। जो पैरोटिड ग्लैंड है हमारा ये लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है। लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड्स मतलब देखो, लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड्स हमारा जो गाल है, गाल चिक, ये मतलब गाल के अंदर क्या है, प्रेजेंट है नियर चिक एरिया, मतलब कि अंदर से सलाइवा क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। जो सब मैंडिबुलर है बिलो लोअर जॉ, अपर जॉ और लोअर जॉ, जॉ मीन्स जबड़ा ऐसे। तो जो पैरोटिड ग्लैंड है
ये चिक एरिया कह सकते हो, ठीक। सब मैंडिबुलर जो है ये बिलो जॉ, बिलो जॉ, जॉ मीन्स जबड़ा वाला। और जो हमारा सबलिंगुअल है, सबलिंगुअल ये टंग के नीचे, बिलो टंग, टंग के नीचे कौन से हैं, सबलिंगुअल है। और बिलो जॉ कौन से हैं, सब मैंडिबुलर है। और पैरोटिड कहाँ पे है, चिक एरिया में ये है। ध्यान देंगे कि कभी कभी कुछ जो दवाइयाँ होती हैं वो डॉक्टर हमें बोलता है कि टंग के नीचे इसको क्या करना है, रखना है। टंग के नीचे क्या है, इसको रखना है और वहां से चीजें क्या होंगी, एब्जॉर्ब हो जाएंगी। ये जो तीनों है, ये तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, ये जो तीनों हैं ये तीनों ही सलाइवा को रिलीज करेंगे और डक्ट के थ्रू माउथ में क्या होंगे, रिलीज होंगे। इसीलिए देखते हैं आप जब भी कुछ खाना खाते हैं, चाहे 10 मिनट खाओ, आधा घंटा खाओ, 1 घंटा खाओ, जब तक आप खाना खा रहे हैं खाना में कॉन्टिन्यूसली सलाइवा मिक्स हो रहा होता है। खाने में सलाइवा कॉन्टिन्यूसली क्या हो रहा होता है, मिक्स हो रहा होता है। समझे? अब देखो जो मेरे पास सलाइवा है, इस सलाइवा में क्या क्या है, क्या सलाइवा में सिर्फ पानी है क्या, नहीं। इस सलाइवा में सिर्फ पानी तो नहीं है, इस सलाइवा में 1% इंपॉर्टेंट सब्सटेंस भी है। इस सलाइवा में 1% इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है, इसीलिए इसको सिर्फ पानी नहीं कहोगे। भले 1% काहे ना होके, 2% काहे ना होके, लेकिन इंपॉर्टेंट सब्सटेंस इसमें है। बच गया जो 98 to 99%, 98 to 99% ये है वाटर। बच गया जो 1 to 2% ये है आपका कुछ इंपॉर्टेंट सब्सटेंस। 1% का है ना हो, लेकिन होगा ही होगा। अब देखो इस सलाइवा में आपका सलाइवरी अमाइलेज है। सलाइवरी अमाइलेज मतलब जो फर्स्ट डाइजेस्टिव एंजाइम है बॉडी का, सलाइवरी अमाइलेज। जो सलाइवा हम बोल रहे हैं कि माउथ के अंदर जो स्टार्च का डाइजेशन हो गया उसी सलाइवरी अमाइलेज के थ्रू होता है। सलाइवरी अमाइलेज जो है वो फर्स्ट डाइजेस्टिव एंजाइम जो बॉडी का है। क्या करता है ये, जो आप स्टार्च खाएं, एक तरीके का स्टार्च क्या हुआ आपका वो, हाँ स्टार्च, जो आप स्टार्च खाए बॉडी में, स्टार्च को कन्वर्ट करता है माल्टोज में। स्टार्च को किसमें कन्वर्ट करेगा, माल्टोज में करेगा। मत देखो ये जो माल्टोज हुआ ये हुआ आपका सिंपल शुगर। डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के फर्स्ट क्लास में ही बता रखे हैं कि चीजों को उतना डाइजेस्ट करना जो सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में आराम से बन जाए। तो ये जो स्टार्च है उसका तो डाइजेशन बक्कल कैविटी में क्या हो गया, स्टार्ट हो गया है। डाइजेशन होने के बाद वो बना माल्टोज। माल्टोज क्या हुआ, एक सिंपल शुगर है। अब देखो जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये स्टार्च हो गया, माल्टोज कार्बोहाइड्रेट के अंदर तो है। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ पे हो गया, माउथ में आसानी से स्टार्ट हो गया। अब देखो जो एक सलाइवा में और एक मेन पार्ट है वो है म्यूकस। वो क्या है, म्यूकस। वो क्या है, म्यूकस है। म्यूकस क्या कह रहा है कि जो आप फूड खाते हैं तो फूड बनता है क्या, गीला हो जाता है, लुब्रिकेशन आ जाता है। लुब्रिकेशन हमें क्यों चाहिए, लुब्रिकेशन इसीलिए चाहिए कि जब हम चीजों को निगलते हैं तो आसानी से चीजों को क्या कर जाए, निगल जाए। चीजों को आसानी से क्या कर जाए, निगल जाए। यानी कि जो म्यूकस है वो लुब्रिकेशन प्रोवाइड कराएगा। जब लुब्रिकेशन हो जाएगा तो हम चीजों को आसानी से क्या कर जाएंगे, निगल जाएंगे। उसके बाद इसमें पाया जाएगा लाइसोजाइम।
लाइसोजाइम, लाइसोजाइम क्या कह रहा है कि अगर मान लेते हैं कि कुछ बैक्टीरियल अगर इन्फेक्शन हो जाए या फिर बैक्टीरिया अगर कुछ हो जाए, तो उसमें क्या करता है कि जो ये लाइसोजाइम, ये एक एंटी बैक्टीरियल क्या है, एंजाइम है। एंटी बैक्टीरियल एंजाइम का मतलब है कि बैक्टीरिया को ये बेचारा बर्दाश्त नहीं करेगा। जैसे ही बैक्टीरिया आएगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, देखो जब भी मुंह के अंदर थोड़ा बहुत अगर इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है तो भर दिन मुंह में सलाइवा सलाइवा ही रहता है। वो क्या करता है कि जो ये सलाइवरी ग्लैंड्स है ना, वो भर भर के क्या करते हैं, रिलीज किए जा रहे हैं कि अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन जरा सा भी हो गया तो उस चीज को तुरंत क्या करो, खत्म करो। जो माउथ के अंदर बैक्टीरियाज वगैरह हैं उसको क्या करता है, ये किल करता है, आपको इन्फेक्शन वगैरह से क्या करता है, बचाता है। अब देखो अगर मान लो कि बचा रहा है माउथ को, मतलब अलग से एंटीसेप्टिक लेने की जरूरत नहीं है। ये बेचारा खुद लाइसोजाइम क्या है, एक मतलब सलाइवा है वो क्या है, नेचुरल एंटीसेप्टिक की तरह काम कर रहे हैं। अब देखो इसमें होते हैं बाइकार्बोनेट आयन भी, लाइसोजाइम के बाद इसमें होते हैं थोड़े बहुत क्या, बाइकार्बोनेट आयन। 98% वाटर होने के बाद भी जो 1-2% इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है, उसमें है ये वाले म्यूकस है, लाइसोजाइम है, बाइकार्बोनेट आयंस वगैरह हैं और ये है। तो जो यहाँ पर देखो जो बाइकार्बोनेट आयन है ये क्या करता है, पीएच को मेंटेन करके रखता है। पीएच वर्ड दो ही अल्फाबेट का है, लेकिन पीएच अगर बॉडी का बिगड़ जाए तो बहुत प्रॉब्लम है। पीएच को हमेशा मेंटेन करके रखना चाहिए। पीएच हो गया, ब्लड शुगर लेवल हो गया, ग्लूकोज लेवल हो गया, वही अगर ये सब अगर ऊपर नीचे हो गया, चाहे हार्मोन्स वगैरह ऊपर नीचे हो जाए, तो पूरा जो बॉडी का सिस्टम है वो करप्ट हो जाएगा, समझे। तो देखो जो ये बाइकार्बोनेट आयन है ये क्या करता है कि बॉडी का जो पीएच है वो मेंटेन करके रखता है कि हाँ पीएच 6 से 8 के बीच में पीएच आराम से रहना चाहिए, समझे। अब देखो मुंह के अंदर, बकल कैविटी के अंदर जो हमारा डाइजेशन स्टार्ट हुआ है, क्या करते हैं, सबसे पहले छिपा रखा हुआ है, खाना उठाया और माउथ के अंदर रखा, वहाँ पे सलाइवा मिक्स हुआ, सलाइवरी अमाइलेज मिले और वहाँ पे फिर स्टार्च का डाइजेशन हुआ और स्टार्च का डाइजेशन होकर के वो बना क्या, माल्टोज बना। स्टार्च का डाइजेशन होकर के क्या बना, माल्टोज बना। यानी देखो खाना चबाया, सलाइवा मिक्स हुआ, एक बना चीज जिसको बोल दिया क्या, बोलस। आप जब रोटी अभी थाली में है तो उसमें तो सलाइवा मिक्स नहीं है, उसको बोलस नहीं कहेंगे, उसको निवाला कहेंगे। जो आप माउथ के अंदर खाना रख दिए, चबाए, खाना चबाया तो उसमें सलाइवा अच्छे से क्या हुआ, मिक्स हुआ। यानी देखो जो आप खाना चबाने, च्यू फूड, अब इसमें मिक्स हुआ आपका सलाइवा और ये जोड़ करके आपको बना क्या, बोलस। च्यूड फूड को और सलाइवा को जोड़ करके क्या बना आपका, ये बना क्या, बोलस बना। ठीक, अब ध्यान दो यहाँ पर, यानी कि देखो जो फर्स्ट एंजाइम हुआ वो हुआ सलाइवरी अमाइलेज। फर्स्ट टाइम जो एंजाइम हेल्प किया डाइजेशन करने में वो कौन सा हुआ, सलाइवरी अमाइलेज हुआ। जो फर्स्ट कंपोनेंट हुआ जिसका डाइजेशन हो रहा है वो कार्बोहाइड्रेट का है। देखो यानी कि जो फर्स्ट आपका केमिकल हुआ जो डाइजेशन में हेल्प किया वो है आपका सलाइवरी अमाइलेज का। जो आपका फर्स्ट कंपोनेंट हुआ जो आपका फर्स्ट कंपोनेंट हुआ जिसका डाइजेशन हुआ वो आपका हुआ कार्बोहाइड्रेट। वो क्या हुआ, वो हुआ कार्बोहाइड्रेट। अब देखो इसके बाद फिर हाँ, तो डाइजेशन का यहां तक बक्कल कैविटी तक निपटारा हो गया। इसके बाद जो आपका आता है वो है आपका लिवर। उसके बाद क्या आता है, लिवर आता है।
ध्यान देंगे, बॉडी में इतने सारे ग्लैंड्स हमारे प्रेजेंट हैं जो कुछ ना कुछ सीक्रेट कर ही रहे हैं। कोई हार्मोन रिलीज कर रहा है, कोई एंजाइम रिलीज कर रहा है, कोई डाइजेस्टिव जूस रिलीज कर रहा है, कोई कुछ रिलीज कर रहा है, कोई कुछ रिलीज कर रहा है। जो मेरा लीवर है, मेरा लीवर, आपका लीवर, मतलब ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं, जो होमोसेपियंस में लीवर है, लीवर तो लीवर है जी, तो जो लीवर है ये हमारे में सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड के फॉर्म में ये रखा गया है। अगर ग्लैंड लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट अगर ग्लैंड, तो मतलब बड़ा होने के नाते कम से कम वजन तो थोड़ा बहुत होना ही चाहिए। कितना होता है? लगभग लगभग जो लीवर है ये हुआ हमारा लार्जेस्ट ग्लैंड। हमारा क्या हुआ? लार्जेस्ट ग्लैंड हुआ। ये लगभग लगभग 1200 से लेकर के 1500 ग्राम तक का लीवर होता है। अगर केजी में बदलेंगे तो 1.2 से लेकर के 1.5 केजी तक हो जाता है, होता है लीवर। ठीक, कभी कभी किन्हीं में लीवर क्या होता है, बढ़ जाता है। देखो लीवर है कहाँ पे होगा? राइट अपर एब्डोमेन, राइट अपर एब्डोमेन। जैसे कि मान लो, देखो ये हमारा अगर लंग्स है, लंग्स तो निकल गया, क्या बन रहा है? अच्छा ये बड़ा छोटा हो गया। चलो यही लीवर, यही लंग्स है हमारा। अगर ये लंग्स है तो नीचे से डायाफ्राम सपोर्ट क्या हुआ है इसको? हाँ बिल्कुल। तो जो लीवर है, जो हमारा क्या है लीवर, अगर राइट साइड में क्या है हमारा लीवर है, इसको मान लिया कि लीवर है। ठीक, अगर हमारे पास ये लीवर है तो ये एब्डोमेन के ऊपर तो नहीं, सॉरी एब्डोमेन कह रहे हैं, डायाफ्राम के ऊपर तो नहीं चल जाएगा। अगर हम इसको बोले हैं कि राइट अपर में है, अपर साइड में और राइट में, देखो मेरा राइट कौन सा है? ये मेरा राइट है, तो राइट में यहाँ पे लीवर यहाँ पे आराम से है, बेचारा अपना काम धाम कर रहा है, जो भी काम उसको करना है वो कर रहा है। अब देखो अगर राइट में ऊपर की तरफ अगर लीवर है तो ऊपर का मतलब ये थोड़ी हम समझ रहे हैं कि डायाफ्राम तोड़ करके ऊपर चला है, ऊपर में है लेकिन इस डायाफ्राम से नीचे है। लीवर जो है राइट साइड में है, ऊपर की तरफ है, लेकिन डायाफ्राम से नीचे की तरफ में है। अब देखो ये जो लीवर, देखो एब्डोमेन का क्या मतलब है? एब्डोमेन एक रीजन है, पेट, ये पूरा जो लंग्स के नीचे जो एरिया है वो एब्डोमेन है। और एब्डोमेन के अंदर चीजें, मतलब वो एक खाली जगह है, वहां पे ऑर्गन्स को रखा गया है। स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर रख दिया, पेट रख दिया, एक खाली जगह था जहाँ पे चीजों को क्या किया गया है, रखा गया है। यहाँ पे देखो क्या होता है कि जो कब से कह रहे हैं कि बाइल जूस बन रहा है, बाइल जूस बन रहा है, लीवर, यही लीवर था बेचारा, किधर गया लीवर? यहाँ पे रहा लीवर। ये जो लीवर है, यही लीवर क्या बनता है? बाइल जूस को बनाता है, बाइल जूस को बनाता है। मेटाबॉलिक पाथवे और डाइजेस्टिव ग्लैंड, मतलब ये लीवर बेचारा अपना काम करेगा। अब देखो अगर लार्जेस्ट ग्लैंड है तो 50-100 ग्राम तो बाइल जूस रिलीज करेगा नहीं, लगभग लगभग 1 से 1.5 लीटर, 1 to 1.5 लीटर। अच्छा सिंपल सा याद रखो, 1.2 kg है, 1.5 kg है, तो लगभग लगभग मान लो कि इतना ही लीटर जो है बाइल रिलीज करता है। अब बाइल इतना अगर रिलीज कर रहा है ग्राम में, अगर या फिर हाँ 1200 ग्राम, 1500 ग्राम तक लीवर अगर बाइल जूस को क्या कर रहा है, अगर रिलीज कर रहा है, मतलब एक दिन का बात है ये, एक दिन में 1 लीटर बाइल अगर ये रिलीज कर रहा है तब जाके कुछ होगा, नहीं तो इतना 1.5 किलो का होने का क्या फायदा जब 1 किलो बाइल भी रिलीज नहीं किया। समझे? तो देखो जो ये बाइल रिलीज किया जूस, इस बाइल में क्या क्या होगा? सबसे पहला होगा इसमें बाइल सॉल्ट्स,
सबसे पहला क्या है इसमें, बाइल सॉल्ट्स होंगे, बाइल पिगमेंट्स होंगे, कोलेस्ट्रॉल होगा, फॉस्फोलिपिड होंगे और बाइकार्बोनेट आए होंगे, सोडियम क्लोरीन वगैरह। बाइल सॉल्ट्स हैं, बाइल पिगमेंट है, कोलेस्ट्रॉल है, फॉस्फोलिपिड है, और बाइकार्बोनेट आयन जो है इस बाइल में प्रेजेंट है। 1 किलो बाइल रिलीज हुआ, 1 लीटर बाइल रिलीज हुआ, उसमें बाइल सॉल्ट्स भी प्रेजेंट हैं, बाइल पिगमेंट भी प्रेजेंट है, कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट है, फॉस्फोलिपिड भी प्रेजेंट और बाइकार्बोनेट आयन भी प्रेजेंट है। ध्यान देंगे 1 लीटर बाइल अगर रिलीज हुआ आज, तो जरूरी है कि सब का सब आज ही यूज हो जाए एकदम नहीं। चीजें जब हम बनाते हैं तो कहीं पे कहीं रखबे करते हैं। अब देखो, तो जो हम बाइल बनाएं उस बाइल का स्टोरेज होगा कहाँ पे, बाइल का स्टोरेज करता है गॉल ब्लैडर। आप एक सुने होंगे कि गॉल ब्लैडर में पथरी हो गया है, गॉल ब्लैडर में क्या हो गया है, पथरी हो गया है। जो बाइल सॉल्ट्स होते हैं वो जब जम जाता है तो उसको बोलते हैं कि पथरी हो गया, क्या हो गया, वो स्टोन बन गया है। देखो वहां पे स्टोन इसलिए बन जाता है कि जो आप बाइल, वहां पे बाइल जूस रखे हुए हैं, गॉल ब्लैडर में जब बाइल जूस रखे हुए हैं तो वहां पे सॉल्ट्स बैठ जाएगा और आपका बन जाएगा क्या, स्टोन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, स्टोन बन जाएगा। ध्यान दोगे कि जो गॉल ब्लैडर है एक पियर शेप्ड सैक है। सैक क्या बोलते हैं, जो गॉल ब्लैडर है ये पियर शेप्ड क्या है, सैक है। सैक क्या होता है, फ्लूइड फिल्ड सैक सुने होंगे जिसमें पस भर गया। ये एक गॉल ब्लैडर पियर शेप सैक है। पियर शेप, पियर समझते हैं, पियर अमरूद का जैसा थोड़ा लंबा टाइप में होता है, वो पियर शेप है। और इसमें क्या हो रखा है, बाइल जूस को क्या किया जाता है, रखा जाता है, वहां पे रखेगा, मॉडिफाई करेगा। जो लीवर आपका बाइल जूस प्रोड्यूस किया उसको भर दिया कहाँ पे, गॉल ब्लैडर के अंदर भर दिया। यहाँ पर सिर्फ बाइल को रखा नहीं, बाइल को मॉडिफाई किया। मॉडिफाई से मतलब यह है कि लीवर का तो काम था कि 1 लीटर बाइल भेज देना। अब मान लो कि सेम बाइल जूस का अगर यूज करना है कुछ हेवी चीज को डाइजेस्ट करने में, तो जिस चीज बाइल का यूज करके आप छोटे छोटे सिंपल वाले चीजों को डाइजेस्ट कर रहे हैं, उसी चीज का यूज करके आप हेवी चीजों का डाइजेशन नहीं कर सकते हैं। जब तक उस पर कॉन्सेंट्रेटेड बाइल नहीं देंगे उसका डाइजेशन पॉसिबल होगा, बहुत टाइम लेगा, लेकिन टाइम नहीं है। इसीलिए यहाँ पर गॉल ब्लैडर में बाइल का क्या होता है, आपको बाइल जूस का होता है कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पर बाइल जूस को कॉन्सेंट्रेट किया जाता है, बाइल जूस को क्या किया जाता है, कॉन्सेंट्रेट किया जाता है। अब देखो जब फैटी फूड आएगा, जब फैटी फूड आएगा तब जो कॉन्सेंट्रेटेड बाइल है वो डिओडेनम में रिलीज हो जाएगा। वो डिओडेनम में क्या होगा, रिलीज होगा। जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डीजीआई था, डिओडेनम जेजुनम इलियम, उसी डिओडेनम में यहाँ से जो कॉन्सेंट्रेटेड बाइल है उसको डिओडेनम में क्या किया जाएगा, पास किया जाएगा। कब, जब फैटी फूड आएगा तब। जब फैटी फूड आया तो डिओडेनम में बाइल जूस को क्या कर दिया गया, रिलीज कर दिया गया। यानी कि ये जो बाइल जूस हुआ कॉन्सेंट्रेटेड वाला या फिर जो बाइल ही है, इसका क्या फंक्शन हुआ, पहला फंक्शन हुआ फैट का इमल्सिफिकेशन करना। फैट का क्या करना, इमल्सिफिकेशन करना। जो फैट है बड़े वाले बिग ग्लोब्यूल्स हैं जिनको कि ऐसे एंजाइम्स क्या कर पा रहा है,
अगर एंजाइम्स अगर डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है तो जो बाइल सॉल्ट्स हैं, कहाँ गया बाइल सॉल्ट, यहाँ पे रहा बाइल सॉल्ट। जो बाइल सॉल्ट्स हैं उनको क्या करता है, वो छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करता है, तोड़ता है। यानी कि जो फैट है, ध्यान देंगे, जो फैट है, इस फैट को अगर स्मॉल पार्ट में तोड़ा बाइल सॉल्ट, इसको क्या कह दिया, इसको कह दिया क्या, इमल्सिफिकेशन। इसको क्या कह दिया, इमल्सिफिकेशन कह दिया। ध्यान दोगे कि जो बड़ा वाला ग्लोब्यूल है, फैट ग्लोब्यूल, उसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ने को ही क्या बोलते हैं, बाइल इमल्सिफिकेशन कहते हैं। बाइल सॉल्ट उसमें क्या करता है, हेल्पफुल है। अब देखो इसके बाद जो लाइपेज है, छोटे छोटे टुकड़े टूट गए यहाँ पर, हाँ बड़े वाले फैट ग्लोब्यूल थे, छोटे पार्ट में तोड़ दिया गया बाइल सॉल्ट की हेल्प से। अब उन छोटे वाले टुकड़े को, स्मॉल पार्ट्स को लाइपेज डाइजेस्ट करेगा, लाइपेज डाइजेस्ट करेगा। देखो लाइपेज तो बेचारा खुद डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, लेकिन जो बाइल है, बाइल जूस है, वो खुद तो फैट ग्लोब्यूल्स को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, लेकिन लाइपेज को हेल्प करता है। लाइपेज को क्या करता है, हेल्प करता है डाइजेस्ट करने में। अब देखो जो खाना आगे पास हुआ, वो तो पेट में एसिड भरा हुआ है आराम से, भले म्यूकस की वजह से हम सेफ हैं, तो वो तो जो खाना आएगा वो खाना एसिडिक है। ध्यान देंगे जो खाना आगे आया वो खाना क्या है, एसिडिक है। जो स्टोमक से काइम आया वो एसिडिक है। अगर बॉडी के उस पार्ट में चला गया जहाँ पे म्यूकस नहीं है और खाना एसिडिक है, तो वहाँ पे तो मतलब समस्या हो जाएगा। तो उस एसिडिक खाने को भी नॉर्मल करना है, एसिडिक को क्या करना है, न्यूट्रलाइज करना है। अब देखो न्यूट्रलाइज कैसे करेगा, बाइल एक अल्कलाइन होता है। बाइल का नेचर क्या है, अल्कलाइन है। अगर ये अल्कलाइन है तो ये उस एसिडिक फूड को न्यूट्रलाइज करेगा। जब एसिडिक फूड न्यूट्रलाइज होगा तब जाकर के एंजाइम अच्छे से क्या होगा, काम करेगा। अगर एसिडिक ही फूड रहता तो उस पर जो एंजाइम है अच्छे से काम नहीं करता। अगर मान लो कि हम चीज़ें खा रहे हैं और उसका प्रॉपर अगर डाइजेशन या फिर एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है तो फिर समस्या है। हम जब चीज़ें खा रहे हैं तो उसका सही से एब्जॉर्प्शन होना चाहिए। एंजाइम्स अगर हम दे रहे हैं तो वहाँ पे एंजाइम्स से अच्छे से काम होना चाहिए, समझे ऐसा। अब देखो जो बाइल पिगमेंट है, जो क्या है, बाइल पिगमेंट है, इसमें है बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। जो बाइल पिगमेंट्स हैं उसमें है बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। ये बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन जो आरबीसी है ना हमारे बॉडी में, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, उनके ब्रेकडाउन से बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन बनते हैं। देखो आप कोई भी चीज खाओ, लाल पीला हरा नीला, जो फीसेज का कलर होगा ब्राउन या येलो, ठीक, वो कलर जो आता है इस बाइल की वजह से ही आता है। इस बाइल, आप देखो दिन भर इतने सारे चीजें खाते हो, ठीक, आप मान लो कि जाकर पनीर खाओगे, आज मान लेते हैं कि सैटरडे है और कल मान लेते हैं मंडे है, संडे स्किप कर दिया, तो देखो वैसे में क्या किया कि संडे जब स्किप कर दिया तो आप खाएं पनीर और सिर्फ पनीर खाना है, सारे दिन पनीर खाओगे और जब कल बाथरूम जाओगे तो डिफिकेशन के टाइम पे आप सफेद सफेद थोड़ी पोटी देखोगे, वो जो कलर आएगा वो येलो ब्राउन ही आएगा। वो इसी बाइल के कारण देखने को मिलता है।
जो डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर के पास कभी जब चेकअप के लिए जाओगे, जब चेकअप के लिए जाओगे तो डॉक्टर पूछता है कि यूरिन का कलर क्या था, पॉटी का कलर क्या है। वो कलर से ये पता लगाता है कि क्या चीज़ें अच्छे अमाउंट में प्रोड्यूस की जा रही हैं कि नहीं की जा रही हैं, क्या बॉडी में बाइल जूसेस का सिक्रेशन अच्छे से हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। जब देख लिया कि ना बाइल जूस सही से प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है, फटाक से LFT लिख देगा कि जाके लीवर फंक्शन टेस्ट करा लीजिए। और कुछ नहीं समझ में आया कि अच्छा यूरिन का कलर गड़बड़ है, अच्छा ठीक है KFT लिख दो, किडनी फंक्शन टेस्ट करवा के लेके आएगा। टेस्ट के नाम पे भी लूट हो रहा है। खैर छोड़िए, देखिए हम लोग वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। जो लीवर का और कुछ काम है, लीवर का और काम क्या है, सिर्फ डाइजेशन का तो नहीं, मेटाबॉलिक फंक्शन भी कुछ करते हैं, जैसे ग्लाइकोजन का स्टोरेज करना। जो हमारा लीवर है, लीवर का और क्या काम है, एज ए स्टोरेज। ग्लाइकोजन का स्टोरेज करेगा, ठीक। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में भी लीवर क्या है, हेल्पफुल है। फैट के मेटाबॉलिज्म में भी क्या है, ये हेल्पफुल है। साथ ही साथ देखो, जब कुछ आप चीजें खा लेते हो गड़बड़ चीजें खा ले, जैसे कि मान लो कोई अल्कोहल ले लिया, कोई ड्रग कंजम्पशन कर लिया, तो उस वो जो है एक टॉक्सिक सब्सटेंस आपने बॉडी में क्या कर लिया, कंज्यूम कर चुके हैं। अब उसको डिटॉक्सिफाई करना है। जो बॉडी है हमारा, वो तो खराब चीज़ों को रखेगा नहीं। अगर कोई हार्मफुल सब्सटेंस बॉडी में जा चुका है तो उसको डिटॉक्सिफाई भी कौन करेगा बेचारा, लीवर करेगा। आसपास जब आप एक डेटा उठाओगे, लीवर जो फंक्शन है LFT, जो LFT डॉक्टर टेस्ट लिखते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट, आप 100 लोगों का सर्वे करो, उसमें से लगभग 85 से 90 लोगों का जो LFT होगा ना, बढ़िया वाला टेस्ट अगर करोगे तो वो मतलब सही से लीवर उनकी फंक्शनिंग नहीं कर रही है। क्योंकि इतना हम लोग दिन भर में टॉक्सिक सब्सटेंस कहते हैं कि इसको ये समझो पहले, जो भी चीजें हमारी बॉडी को सूट नहीं कर रहा है उसको बोलते हैं टॉक्सिक सब्सटेंस। ध्यान देंगे, एक और बात समझेंगे। कोई भी चीज चाहे कितना भी ज्यादा हेल्दी क्यों ना हो, अगर ब्रेन से अगर आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो तो उस चीज का कंजम्पशन मत कीजिए। भले वो चीजें हेल्दी हैं, लेकिन उसके हिसाब से हम बॉडी को प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं, उस हिसाब से बॉडी को हम प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो उस चीजों का कंजम्पशन मत कीजिए। वो पता चला कि फायदा वाला चीज खा रहे थे और घाटा हो गया, क्योंकि आपने सिर्फ मुंह के अंदर उसको रख लिया, बॉडी उस हिसाब से प्रिपेयर ही नहीं हुई। अब मान लेते हैं कि हमको पर्सनली मोरिंगा, ड्रमस्टिक, सहजन, तीनों एक ही नाम है, अगर ये पसंद नहीं है, तो अगर हम उसको खा रहे हैं, उस हिसाब से हमने बॉडी को कमांड नहीं दिया कि जूसेज रिलीज करो, तो हम उस चीज को खा चुके हैं, लेकिन बॉडी में फिर क्या हो जाएगा, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। हालांकि उसका जो नेचर में है एकदम बना हुआ कि बॉडी में जाएगा तो फायदा ही करेगा, तो कहीं ना कहीं क्या कर देगा, थोड़ा बहुत फायदा ही करेगा, लेकिन फिर उसमें मेहनत जो है बॉडी है वो उसका अच्छा खासा मेहनत लग जाएगा। समझे? अब देखो, प्लाज्मा प्रोटीन का फॉर्मेशन भी लीवर करता है, जैसे एल्बुमिन और फिब्रिनोजेन। प्लाज्मा प्रोटीन का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। यूरिया का फॉर्मेशन भी, यूरिया का फॉर्मेशन, जैसे जो अमोनिया है, अमोनिया डिटॉक्सिफाई होकर क्या बनेंगे, आपके यूरिया बनेंगे, उसका भी क्या करता है, ये काम करता है। इतना सारा केमिकल लीवर में खेल रहे हैं। लीवर में ध्यान देंगे, जो हमारा लीवर है,
लीवर में इतना सारा हम केमिकल खेल रहे हैं, नहीं लग रहा है कि लीवर केमिकल का फैक्ट्री हो गया है? हाँ, लीवर भयंकर एकदम केमिकल का क्या है, फैक्ट्री बना बैठा है, समझे? अब ध्यान दोगे आगे। देखो जो बाइल जूस है ना, बाइल जूस के पास खुद तो कोई इंजाइम्स वगैरह नहीं है, लेकिन वो जो बेचारा फैट का एमल्सिफिकेशन था वो बाइल सॉल्ट्स के थ्रू क्या किया जा रहा है, किया जा रहा है। ठीक, अब देखो इसके बाद जो हमारा एक आता है वो है पैनक्रियाज। ठीक, देखो इसके बाद क्या आता है, पैनक्रियाज। पैनक्रियाज क्या है? पैनक्रियाज को मिक्स्ड ग्लैंड भी कहते हैं या फिर डुअल ग्लैंड भी कहते हैं। अगर पैनक्रियाज को हम डुअल ग्लैंड कह रहे हैं या फिर पैनक्रियाज को हम मिक्स्ड ग्लैंड कह रहे हैं, अगर दो ग्लैंड है तो इसका फंक्शन कितना होना चाहिए, दो होना चाहिए। अगर दो चीजों को मिक्स करके रखे हैं तो उसमें जो फंक्शन होगा दो चीज का फंक्शन आएगा। अगर मान लो कि आप कुछ चीज मिलाए, नमक और चीनी, अगर दोनों मिलाए हो तो नमक और चीनी अगर दोनों मिलाए तो टेस्ट नमक का भी आना चाहिए और चीनी का भी आना चाहिए। वैसे ही जो हमारा पैनक्रियाज है ये डुअल ग्लैंड्स है, मिक्स्ड ग्लैंड है। तो देखो दो डुअल ग्लैंड्स है, मिक्स्ड है, दो चीजों का मिक्स है। तो जो पहला है वो है एक्सोक्राइन और दूसरा जो है वो है एंडोक्राइन। दूसरा क्या है, एंडोक्राइन है। ध्यान देंगे जो आपका एक्सोक्राइन है, जो आपका क्या है, एक्सोक्राइन है, ये आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रिलीज करेंगे। डाइजेस्टिव वाले पार्ट एक्सोक्राइन हुए, एंडोक्राइन वाले हो गए आपके हार्मोनल पार्ट। ठीक, इस चैप्टर में हम लोग एंडोक्राइन पे ध्यान कम देंगे। क्यों? क्योंकि ये हार्मोन वाला पार्ट है। हम लोग सिर्फ अभी डाइजेशन वाले पार्ट पे क्या करेंगे, ध्यान देंगे। इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे, बाकी एक्सोक्राइन को हम लोग देखेंगे। जो हमारा एक्सोक्राइन वाला पार्ट है वो डाइजेस्टिव पार्ट हुआ। वो क्या हुआ, डाइजेस्टिव पार्ट हुआ। देखो दो हुआ, एक एक्सोक्राइन और एक एंडोक्राइन, तो कितने हो गए, डुअल ग्लैंड्स की तरह काम कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल कर रहे हैं। तो देखो जो हमारा एक्सोक्राइन जो पैनक्रियाज पार्ट हुआ, इसका डाइजेस्टिव रोल में क्या है, हेल्पफुल है। यानी कि जो पैनक्रियाज है, जो क्या है, पैनक्रियाज है मेरे पास, वो उसका जो लगभग मैक्सिमम पार्ट 95% जो पार्ट है वो एक्सोक्राइन वाला क्या है, पार्ट है। एक्सोक्राइन क्या करेगा, वो आपको पैनक्रियाटिक जूस जो पैनक्रियाज है मिलेगा। जो पैनक्रियाज है वो पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करेगा। पैनक्रियाज क्या करेगा, पैनक्रियाटिक जूस को रिलीज करेगा, जो कि आगे मतलब डाइजेशन में क्या करेगा, हेल्प करेगा। ये क्या होता है कि जो पैनक्रियाटिक जूस है डिओडेनम में रिलीज होगा। डिओडेनम में क्या होगा, रिलीज होगा और फिर वहां पर डाइजेशन अच्छे खासे तरीके से किए जाएंगे, समझे। और देखो जो हमारे पास पैनक्रियाटिक जूस है, जैसे बाइल था, बाइल के डिफरेंट सारे कंपोनेंट थे। पैनक्रियाटिक जूस के भी अलग अलग क्या है, कंपोनेंट है। पैनक्रियाटिक जूस में जैसे कि जो कार्बोहाइड्रेट वाला एंजाइम है, कार्बोहाइड्रेट वाले जो एंजाइम है वो क्या करेंगे, सिंपल स्टार्च को माल्टोज में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। जो प्रोटीन वाले एंजाइम है आपके पास, जो आपके क्या है, ये F हो गया, जो प्रोटीन वाले एंजाइम्स हैं जैसे कि ट्रिप्सिन हो गया, कीमोट्रिप्सिन हो गया, कार्बोक्सीपेप्टिडेज हो गया, ये सभी क्या है, प्रोटीन वाले एंजाइम हैं। जो फैट वाले एंजाइम हैं
जो आपके पास फैट वाले एंजाइम, फैट देखो क्या होता है, फैट आगे टूटता है फैटी एसिड में और प्लस में बनेगा आपको ग्लिसरॉल। ये लेक्चर 1 में ही बता चुके थे। ठीक, अभी देखो हम लोग इतना सारा चीज खा रहे हैं, पता नहीं कोची कोची खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, गेहूं खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, करेला खा रहे हैं, लौका खा रहे हैं, कोहड़ा खा रहे हैं, या फिर जो नॉनवेज खा रहे हैं वो भी। जो देखो डीएनए है वो ऐसे मतलब जनरली गर्म खराब नहीं हो जाता है। अगर बॉडी में आप कुछ भी खा रहे हो तो उसका डीएनए आप बॉडी में ले रहे हो, तो उतना सारा जब डीएनए जा रहा है और जब हमारा खुद का ह्यूमन डीएनए अगर अंदर प्रेजेंट है तो उसमें तो कोई बदलाव नहीं आ रहा है, उसमें तो कोई अल्टरेशन नहीं आ रहा है, अल्टर नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि आपके पास एक है आपको न्यूक्लियेज। न्यूक्लियेज क्या करता है, जो डीएनए है, जो आरएनए है, उनको तोड़ करके न्यूक्लियोटाइड बना देता है। उनको क्या कर देता है? न्यूक्लियोटाइड बना देता है। देखो कितना पावरफुल है ये पैनक्रियाटिक जूस, कि जिन डीएनए आरएनए इतना पावरफुल होते हैं कि बाप रे जेनेटिक डिसऑर्डर तक को मतलब काम करते हैं ये लोग, उसको भी तोड़ करके बना दिया न्यूक्लियोटाइड। क्या पावरफुल नहीं है क्या ये पैनक्रियाटिक जूस? बिल्कुल पावरफुल है। देख रहे हो डीएनए को भी बेचारा नहीं चल रहा है यहाँ पर, समझे? अब देखो ये था एक्सोक्राइन का। थोड़ा सा एंडोक्राइन में क्या कह रहा है, एंडोक्राइन ये कह रहा है कि ये हार्मोनल रोल थोड़ा सा प्ले करेगा। स्मॉल स्मॉल क्लस्टर होंगे इसके पास। इसके पास होता है एक आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। इस एंडोक्राइन पार्ट के पास होता है क्या? आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। ठीक, देखो ये क्या कह रहा है कि ये आइलेट ऑफ लैंगर, चूंकि ये एंडोक्राइन का पार्ट है तो ये हार्मोन ही रिलीज करेगा। अगर ये हार्मोन रिलीज करेगा, क्या लिखते हैं, ये हार्मोन जब रिलीज करेगा तो ये डायरेक्टली ब्लड में क्या करेंगे, हार्मोन्स को रिलीज करेंगे। ये हार्मोन रिलीज कर क्यों? क्योंकि ये पहला तो एंडोक्राइन का क्या है, पार्ट है, और एंडोक्राइन क्या हार्मोनल पार्ट है, तो ये हार्मोन को रिलीज करेगा डायरेक्टली ब्लड में। इसके पास 4 टाइप के सेल हैं, 4 टाइप्स ऑफ सेल यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है। पहला कौन सा है? पहला है अल्फा सेल। उसके बाद कौन सा है? बीटा सेल। उसके बाद आपका है डेल्टा सेल, इसको डेल्टा बोलते हैं। और एक है पीपी, और क्या है? पीपी सेल है। देखो क्या होता है, जो ये अल्फा सेल है, जो ये बीटा सेल है, और जो ये डेल्टा सेल है, और जो ये पीपी सेल है, ये हार्मोन्स को क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। जो हमारे अल्फा सेल है ये आपके ग्लूकागोन रिलीज करेगा। बीटा सेल वाले आपके इंसुलिन रिलीज करेंगे। डेल्टा सेल वाले सोमैटोस्टैटिन, रिलीज करेंगे। और पीपी सेल वाले पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड रिलीज करेंगे। देखो ध्यान से, अगर ग्लूकागोन है, अगर ग्लूकागोन बढ़ जाएगा तो क्या जो आपके बॉडी में ब्लड शुगर लेवल है वो बढ़ा देगा क्या? हाँ, यानी कि जो अल्फा सेल है मेरे पास, जो आपके पास अल्फा सेल है वो ग्लूकागोन क्या करेगा, रिलीज किया, और फिर आपका बॉडी का जो शुगर लेवल है वो बढ़ा दिया। शुगर लेवल बढ़ गया, नो प्रॉब्लम। शुगर लेवल बढ़ गया, नो प्रॉब्लम। उसके नीचे ही बीटा सेल इंतजार कर रहा है। बीटा सेल फटाक से इंसुलिन क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। बीटा सेल जैसे ही इंसुलिन रिलीज कर दिया वैसे ही शुगर लेवल डाउन कर दिया।
शुगर लेवल क्या कर दिया, डाउन कर दिया। उसके बाद फिर जो नीचे आपका डेल्टा सेल बचा हुआ है, डेल्टा सेल क्या करेंगे, डेल्टा सेल इन दोनों को कंट्रोल करता है, ग्लूकागोन को और इंसुलिन को। यानी कि जो डेल्टा सेल सोमैटोस्टैटिन रिलीज किया, ये क्या करते हैं कि ग्लूकागोन एंड इंसुलिन कितना बनेगा, मान लेते हैं कि ब्लड शुगर है ये नहीं है और भर भर के इंसुलिन ले रहे हैं तो ब्लड शुगर लेवल बहुत डाउन हो जाएगा, तो फिर वैसे में प्रॉब्लम है। तो इसको क्या करता है, बनाता है कि ग्लूकागोन कितना बनेगा, इंसुलिन कितना बनेगा, वैसे काम होता है। अब देखो जो पीपी सेल है, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, ये डाइजेशन रेगुलेशन में हेल्प करता है। डाइजेशन के रेगुलेशन में हेल्प करता है। देखो शुगर लेवल में क्या होता है, कभी 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 बताएंगे कि एक होता है कि इंसुलिन बन नहीं रहा है बॉडी में, शुगर लेवल होता है टाइप 1 टाइप 2 टाइप के, ठीक, टाइप 1 और टाइप 2। एक होता है कि ब्लड में शुगर जो है, ब्लड में इंसुलिन बॉडी में इंसुलिन बन ही नहीं रहा है, और दूसरा होता है कि इंसुलिन बन रहा है लेकिन काम नहीं कर रहा है। ये दोनों कंडीशंस हो सकता है। देखो इंसुलिन और जो ग्लूकागोन देख रहे हो आप, जब इंसुलिन और ग्लूकागोन देख रहे हो, ये दोनों ही ग्लूकोज लेवल को मेंटेन रखते हैं। अगर ग्लूकागोन बढ़ गया तो ब्लड शुगर लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर इंसुलिन अगर थोड़ा और बढ़ा तो शुगर लेवल को क्या करेगा, कम करेगा, यानी कि कंट्रोल करेगा। समझे। देखो जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन था वहां पर, हाँ सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग देख रहे थे कि शुगर लेवल थोड़ा बढ़ जाएगा ग्लूकागोन की वजह से, और इंसुलिन की वजह से शुगर लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझे। तो आज तक का यहाँ पे था, बाकी एक आधे घंटे का और एक दिन लेक्चर देना पड़ेगा, तो फिर हम लोग उस दिन उसको निपटाएंगे। ठीक, तो यहाँ तक का नहीं पड़ेगा। चलो ठीक, ये पद हो गया आपका एंड, सिर्फ आज के लिए। एक लेक्चर और होगा शायद, हाँ 20 आधे घंटे का होगा। चलो।